जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी, आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी भी दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से चल भी रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख के समझे होंगे कि आज स्टैटिक जीके का सेशन है हमारा। और स्टैटिक जीके में आपने देखा कि पिछली क्लास जो हमारी हुई थी उसमें दोस्तों हमने 100 तक के जो स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आप लोगों से डिस्कस किए थे। आज हम दोस्तों आप लोगों के लिए मैक्सिमम क्वेश्चंस रखे हैं। तो आज के इस वीडियो में ये हमारी दोस्तों बात करें तो ये हमारा अंतिम चैप्टर चल रहा है स्ट्रेटेजी के। समझ रहे हो ना, मतलब 2 वीडियो और आएंगी, ये बुक कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी, थोड़ी सी लंबी, क्योंकि आज इसमें मैं क्वेश्चन की बात करूं तो टोटल आपके 101 प्रश्न से लेकर 200 तक के प्रश्नों का आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तो मैं दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन एक दिन में कराने की आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज हमारे 101 से लेकर 200 तक के यानी कि 100 क्वेश्चन का दोस्तों ये वीडियो रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके मैथ्स के पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस देखने को इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट देखना, क्योंकि आप लोगों की तैयारी तो ऑलरेडी हो ही चुकी है पहले से। और आज इन 200 प्रश्नों में दोस्तों आपको देखना है कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं या किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बन रहे हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं। तो इससे क्या होगा, आपका एक शानदार रिवीजन होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ आपको क्लियर होगी। तो चलिएगा दोस्तों, सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे और वीडियो को एक बार ना सभी लोग शेयर कर दो भाई। सभी लोग शेयर कर दो, क्योंकि ये वो टॉपिक है ना भाई, कोई भी एग्जाम हो आपका, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो दोस्तों, आपके स्टैटिक जीके से सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। हिस्ट्री आपकी एक तरफ है, ज्योग्राफी एक तरफ है, पॉलिटी एक तरफ है, इकोनॉमिक्स एक तरफ है, साइंस एक तरफ है, लेकिन जो स्टैटिक जीके का जो प्रश्न बनता है ना एग्जाम में, वो मोस्टली क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके में आपके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आप सब जानते हैं, है ना। तो स्टैटिक जीके आपको सबसे ज़्यादा दोस्तों पढ़ना है, क्योंकि यही दोस्तों आपको जीएस में दोस्तों, जीके में सबसे ज़्यादा स्कोर आपको दिलाएगा, ठीक है। तो जीके पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इसी से बनेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ से हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, बिना टाइम वेस्ट किए, प्रश्न नंबर 101 से। पिछली क्लास आप लोगों ने नहीं देखी तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। 100 तक के क्वेश्चन उस वीडियो में मैंने आप लोगों को कराए थे। प्रश्न नंबर 101 दोस्तों आपके सामने आ चुका है प्यारे दोस्त। सभी लोग दोस्तों आंसर करेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 101। प्रश्न नंबर 101 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है और ये दिल्ली पुलिस 2023 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव जो कि आपके उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 14 नवंबर 2023 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है, ताज महोत्सव, हम्पी नृत्य महोत्सव, नट्यांजलि उत्सव और निशागंधी। देखिएगा दोस्तों, यदि मैं बात करूं हम्पी, तो हम्पी जो नृतक है ना, ये यूपी का तो है नहीं, तो कहोगे कहाँ का है दोस्तों, आप कहोगे सर ये कर्नाटक का है, क्योंकि हम्पी के स्मारक जो आपके पट्टाकाल के स्मारक कर्नाटक में है। तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं भी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश से आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए ताज महोत्सव, क्योंकि जो आपका ताज महोत्सव ये आपके ताजमहल आगरा की बात कर रहा है, आगरा आपके यूपी में पड़ता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला आता है यहाँ पर ऑप्शन, देखो हमारा ताज महोत्सव है। अब मैं यहाँ से आपको दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो बताने वाला हूँ। यदि सपोज एग्जाम में कोई क्वेश्चन बना आपके प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव में से, इस पॉइंट से स्ट्रेटेजी के भाई क्वेश्चन आ सकता है, तो आपके कौन कौन से ऐसे महोत्सव हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे मैंने अभी आपको हम्पी का बताया था कि हम्पी तो सर कर्नाटक का है, तो उत्तर प्रदेश का है नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे उत्तर प्रदेश का पूछा है। अब मैं इसमें चारों ऑप्शन आपको डिफाइन कर देता हूँ। जैसे कि आपको पता है ताज महोत्सव, तो ताज महोत्सव आपके ताजमहल से रिलेटेड है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। सभी को पता है कि ताजमहल आपके यूपी में है। इसके बाद आ गया दोस्तों आपका हम्पी का नृत्य उत्सव, या हम्पी मैंने अभी बताया, हम्पी के स्मारक कहाँ पे है, कर्नाटक में, तो ये कर्नाटक पर्यटन विभाग के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। नट्यांजलि जो है दोस्तों ये उत्सव है, ये आपके तमिलनाडु में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु का हो गया। निशागंधी उत्सव जो है ये आपके दोस्तों केरल का है, ठीक है। नट्यांजलि कहाँ का है, तमिलनाडु का है। तो ये दोस्तों हर राज्य का अपना अपना एक प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव होता है, और उनके जो पर्यटन विभाग होते हैं जो आयोजित करते हैं वो अपने अपने राज्य के होते हैं, ठीक है। तो हम्पी जो नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है, कर्नाटक से हो जाएगा। नट्यांजलि उत्सव कहाँ का है, तमिलनाडु का है। निशागंधी उत्सव कहाँ का है, केरल का है। ये चारों चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका दोस्तों अपनी कॉपी में नोट करके लिख लेना। ये वो दोस्तों सांस्कृतिक उत्सव हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि मैं बात करूँ कि ये चार
यदि आप याद रख लेते हो ना तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि सांस्कृतिक उत्सव से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि यही 4 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक त्यौहार झारखंड के आदिवासियों के समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? मतलब आदिवासी समुदाय के द्वारा झारखंड का ऐसा कौन सा त्यौहार है जो मनाया जाता है? तो वो है दोस्तों आपका सोहराई। कौन सा है प्यारे दोस्त? आप कहोगे सर वो है सोहराई उत्सव। जो सोहराई त्यौहार है ये दोस्तों झारखंड के आदिवासी समूह के द्वारा मनाया जाता है। यदि मैं बात करता हूँ दोस्तों झारखंड की, तो झारखंड का सोहराई जो त्यौहार है ये झारखंड में एक जनजाति पाई जाता है जिसका नाम है संथाल जनजाति। ये संथाल जनजाति का सबसे बड़ा दोस्तों ये पशु त्यौहार है, एनिमल फेस्टिवल है, जो कि दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में दीपावली जो मनाई गई है उसके जस्ट एक दिन पहले यानी कि दीपावली से एक दिन पहले जो त्यौहार आता है झारखंड में वो सोहराई त्यौहार मनाया जाता है, जो कि आपका पशुओं का त्यौहार होता है। बात समझ में आ गई? और ये संथाल जनजाति के द्वारा इस त्यौहार को मनाया जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई हो तो अगले पार्ट पर चलते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ आपको और त्यौहार बता रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रमुख त्यौहार, ठीक है, आपके प्रमुख लोक नृत्य, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, प्रमुख सांस्कृतिक महोत्सव और उत्सव एवं मेले, यहाँ से ये वो छोटे छोटे टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आना 100% तय है। जब चीज़ें 100% आपको पता है कि ये चीज़ें आनी है तो उनको बिल्कुल क्लियर करके ही चलना है आपको, ठीक है ना। ये नहीं सोचना कि भैया हम कर लेंगे जब एग्ज़ाम आएगा, नहीं, ऑलरेडी पहले से चीज़ों को क्लियर कर लो। जैसे हरेली उत्सव ये आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। उगादी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो भाई, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, उगादी महोत्सव है। ये आपका देखो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, कर्नाटक में भी मनाया जाता है, तेलंगाना में भी मनाया जाता है। आप कहोगे सर ऑप्शन में के तीनों आएंगे, नहीं, तीनों में से कोई एक ऑप्शन देगा, ठीक है। और एक त्यौहार है दोस्तों साओ जो आओ, तो ये दोस्तों क्या होगा? गोवा। इसके लिए मैं एक ट्रिक बता दूं, यदि आप इस त्यौहार का नाम याद ना रख पाओ कि भाई ये साओ जुआओ कहाँ का है, भाई बहुत ही सरल ट्रिक है, कभी नहीं भूलोगे भाई। गोवा, गोवा का मतलब गोवा में देखो क्या आ रहा है दोस्तों, गो, गोवा में क्या आ रहा है दोस्तों, गो, और गो का मतलब क्या होता है? गो मीन्स होता है दोस्तों जाना। तो यहाँ पर है ना साओ जाओ, जो आओ, जो आओ मतलब जाओ। एक बार आप जो आओ बोलो और एक बार आप बोलो जाओ, जो आओ जाओ, दोनों में सेम वॉइस आ रही है ना। तो जाओ मतलब सो और जाओ, तो मतलब गो, गो मीन्स क्या होता है? जाना भैया, जाओ, जाओगे क्या? गो, जाओ, साओ जुआओ, तो यानी जाना का मतलब हो गया गो, गो मीन्स जाना, तो गो से क्या हो गया हमारा? गोवा। ऐसे याद रख लो इस ट्रिक से, ठीक है ना, तो आप भूलोगे नहीं कभी आप। अगला देखो, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 103। यहाँ पे लिखा है आपका कि हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के, हिडिंबा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? 14 नवंबर 2023 की परीक्षा का प्रश्न है। तो ये दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश का एक त्यौहार है हिडिंबा देवी के सम्मान में मनाया जाता है, उसका नाम है दोस्तों डोंगरी महोत्सव। कहाँ का है प्यारे दोस्त? डोंगरी महोत्सव। ये आपका कहाँ का मनाया जाता है? तो आपको ये आपका हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश का है दोस्तों डोंगरी महोत्सव। इसको आपको लिखना कैसे कॉपी में? डोंगरी महोत्सव डैश करके लिख दो हिमाचल प्रदेश। अब मैं आपको प्रमुख उत्सव और उससे संबंधित राज्य बताऊंगा जो आपके एग्जाम में दोस्तों मोस्टली पूछे जाने की संभावनाएं हैं। जैसे अभी जस्ट आपका आया है डोंगरी महोत्सव, ये मैंने अभी बताया हिमाचल प्रदेश के हिडिंबा देवी के सम्मान में इस त्यौहार को मनाया जाता है। एक महोत्सव आता है दोस्तों आपका माघी महोत्सव। ये दोस्तों पंजाब के मुक्तसर की लड़ाई के दौरान वर्ष 1705 में मारे गए दोस्तों 40 सिख योद्धाओं की दोस्तों याद में माघी महोत्सव मनाया जाता है। ये पंजाब में मनाया जाता है मुक्तसर की लड़ाई में। अगला है आपका वांचुआ महोत्सव। ये जो वांचुआ महोत्सव है ये दोस्तों असम में यह उत्सव तिवा आदिवासियों के द्वारा अपनी फसल को चिन्हित करने के लिए दोस्तों मनाया जाता है। एक है दोस्तों हमारा विशुआ महोत्सव, बासे विशुआ बाशिबे बिहार। तो बिहार में दोस्तों ये रबी की फसल जैसे आपकी गेहूँ हो गई, तो दोस्तों उसके संबंधित यानी फसल के त्यौहार पर मनाया जाता है। और सोहराई महोत्सव है, ये तो अभी आपको बताया ही है मैंने, ये आपको देखो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, ये तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। ये झारखंड का मैंने बताया, तो झारखंड का एक फसल महोत्सव है जो कि पशु उत्सव भी इसे कहते हैं, मतलब जिसमें बड़े पशुओं के मेले लगते हैं और दोस्तों फसल काटने के बाद भी मनाया जाता है। अगला है हमारा दोस्तों पारो तिशेचू। पारो तिशेचू के नाम से जाने जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों इसका नहीं पता है जिसको तो वो याद रख लेगा, भूटान। क्या है दोस्तों? भूटान, ठीक है। भूटान की राजधानी क्या है दोस्तों? यदि मैं आपसे भूटान की राजधानी पूछूंगा तो आप कहोगे सर भूटान की जो राजधानी है वो है आपकी थिम्पू। भूटान की ये क्या है दोस्तों? हमारी कैपिटल हो जाएगी
यानी दोस्तों ये भूटान की क्या होगी दोस्तों, हमारी राजधानी। याद रखो आपके एग्जाम में देश, मुद्रा, राजधानी से क्वेश्चन 100% आना है। भूटान की यदि मैं आपसे को मुद्रा क्या है, तो दोस्तों आपको तो भूटान की मुद्रा क्या होती है दोस्तों, नगुल्ट्रम होती है भाई। क्या होती है, नगुल्ट्रम। सभी को याद होगा ना भैया, भूटान की मुद्रा और राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों, नगुल्ट्रम। ठीक है। अगले थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, सभी को पता है। और यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है, यहाँ पे थाई बेहत चलती है। क्या चलती है दोस्तों, थाई बेहत चलती है, थाईलैंड की मुद्रा। ठीक है। और जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों, जापान में चलता है दोस्तों आपका येन। जापान की दोस्तों मुद्रा क्या है दोस्तों, येन। आपको दोस्तों विभिन्न देशों की मुद्राएं, विभिन्न देशों की राजधानी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ देश बता रहा हूँ और उससे प्रसिद्ध दोस्तों त्यौहार। जैसे भूटान की बात करते हो दोस्तों, भूटान का जो प्रसिद्ध त्यौहार था वो था आपका पारो तिशिजू। जापान का जो फेमस फेस्टिवल है वो आपका है क्योटो ग्योन मात्सुरी जियोन और मत्सुरी फेस्टिवल। भाई इनके नाम ही ऐसे हैं दोस्तों जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा बड़ी मुश्किल से। थाईलैंड का दोस्तों आपका है दोस्तों सोंगक्रोन। थाई नौ वर्ष, जब दोस्तों नौ वर्ष लगता है ना, तो उसमें दोस्तों मनाया जाता है ये, जिसको वहाँ की भाषा में सोंगक्रान कहते हैं। और दोस्तों आपका लोई क्रथोंग, क्या है दोस्तों, लोई क्रथोंग, ये भी आपका थाईलैंड में मनाया जाता है। अगला है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 105। विजयदशमी को हम किस नाम से भी जानते हैं, तो भाई दिवाली के नाम से जानते हैं, नहीं भाई। गणेश चतुर्थी नहीं, होली नहीं भाई, दशहरा। भाई बच्चा बच्चा जानता है, छोटे से बच्चे से भी पूछो भाई विजयदशमी का त्यौहार का मतलब क्या है, वो तुरंत कहेगा सर रावण का मेला, सर दशहरा होता है। समझ गए ना भाई, कितना सिंपल क्वेश्चन बताओ पूछ रहे हैं दिल्ली पुलिस वाले। ये PYQ है 2023 का। सभी जानते हैं कि विजयदशमी का त्यौहार दशहरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह देश भर में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, जो कि हिंदू का त्यौहार है, जो क्या कहता है भाई, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। भाई हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं ना कि भाई बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक पावन पर्व दशहरा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसे बोलते हैं ना। तो बस वही है कि भैया बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त के है दोस्तों, ये प्रतीक माना जाता है। और दोस्तों अगला हमारा जो पॉइंट है वो आपका दिया है कि यह दोस्तों नवरात्रि के समापन का प्रतीक है, जो देवी दुर्गा को समर्पित नवरात्रों का उत्सव है। आप सभी जानते हैं जो हमारे अभी अभी हाल ही में शारदीय नवरात्रि दोस्तों जो शुरू हुई थी। तो जब आपकी नवरात्रि स्टार्ट हो जाती है, शारदीय नवरात्रि, उसके बाद दोस्तों दसवीं, जो दसवीं होती है उसी दिन हमारा दशहरा होता है। फिर आपकी वही दिवाली वगैरह आ जाती है। तो बस वही नवरात्रि के समापन का प्रतीक है। और इस उत्सव में दोस्तों घरों और सार्वजनिक स्थलों के लोग साफ सफाई करते हैं, रोशनी, फूलों और रंगोली से दोस्तों सजाया जाता है, और दिवाली वही कलर्स ऑफ फेस्टिवल मनाया जाता है। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 106। कह रहा है कि साकेवा एक धार्मिक त्यौहार है जो रिक्त स्थान के क्रांत खबुराई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, मतलब किस राज्य के। तो दोस्तों ये आपके सिक्किम के लिए। ठीक है। कहाँ के लिए दोस्तों, सिक्किम के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। सिक्किम, सिक्किम की यदि मैं राजधानी की बात करूँ, सिक्किम की राजधानी क्या है दोस्तों, गंगटोक। ठीक है भैया। विभिन्न देशों की विभिन्न राज्यों की मुद्राएं, और दोस्तों आपको विभिन्न राज्यों की दोस्तों जो राजधानी है, मैं मुद्रा कह रहा हूँ भाई, विभिन्न देशों की मुद्राएं, विभिन्न देशों की राजधानियाँ और राज्यों की राजधानियाँ आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों, साकेवा नामक धार्मिक त्यौहार सिक्किम में किरात खम्बुराई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। इसे दोस्तों भूमि पूजा या चंडी पूजा भी कहते हैं, क्योंकि 9 दिनों तक चलने वाला एक फेस्टिवल है, जो कि हिंदू महीने की वैशाख की पूर्णिमा से शुरू होता है और जो अप्रैल और मई के बीच में आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार हर साल सूरज कुंड मेले का आयोजन करती है, मतलब सूरज कुंड मेला जो कहाँ लगता है, तो आपको पता होना चाहिए सर, ये हरियाणा में लगता है। तो सूरज कुंड जो दोस्तों मेला है ये आपके कहाँ लगता है, हरियाणा में लगता है। क्योंकि हरियाणा के दोस्तों प्रमुख, अब देखो यहाँ से मैं आपको कुछ प्रमुख उत्सव और मेले बता रहा हूँ, इससे आपका सब कुछ कवर होता चला जाएगा, पूरा स्टेटिस्टिक्स जीके में कवर करा दूंगा आप लोगों का। देखो भाई मैं आपको सारी चीज़ें क्लास में याद कराने की कोशिश करता हूँ, चाहे जैसे याद कराऊँ, ट्रिक से कराऊँ, ट्रिक से बेसिक कराऊँ, बेसिक। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू से लेकर एंड तक देखना है, तभी जब तक आप क्लास से जुड़े रहोगे, चीज़ों को सुनते रहोगे, आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। याद मैं करा दूंगा सिर्फ वीडियो में, बस वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट देखता है, तभी चीज़ें याद होंगी भाई। और आज की क्लास देखो मैं बता दिया हूँ भाई, थोड़ी सी लंबी होगी क्लास, तो समय देना पड़ेगा भाई, क्योंकि भाई 100 क्वेश्चन है, समझाने में भी समय लगता है, तो क्लास आज की लंबी चलेगी भाई। ठीक है। हरियाणा का दोस्तों मेला अभी बताया, सूरज कुंड मेला। मध्य प्रदेश का खजुराहो, मध्य प्रदेश में है आपका मंदिर है शंकर जी का, तो खजुराहो दोस्तों ये नृत्य उत्सव महोत्सव आपका मध्य प्रदेश का संबंध होगा। ठीक है। गोवा, गोवा में क्या होगा दोस्तों, सिग्मो मेला। एक दोस्तों मेला चलता है दोस्तों सिग्मो, सिग्मो गोवा। गुजरात, गुजरात में दोस्तों एक जिला भी है कच्छ जिला, और कच्छ का रण उत्सव दोस्तों जो है आपका ये गुजरात में ही मनाया जाता है। ठीक, तो कच्छ से गुजरात, कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऐसे याद रख सकते हो। करम उत्सव, करम उत्सव जो है दोस्तों ये आपका झारखंड का है। ये इतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं कह सकता हूँ,
लेकिन याद कर लेना। राजस्थान में पुष्कर मेला ये जरूर लगता है, पशुओं के मेला होता है, राजस्थान मेला लगता है दोस्तों ये पुष्कर मेला, ठीक है। अगला दोस्तों, गोवा के मांडो उत्सव किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है। दोस्तों जो मांडो उत्सव है दोस्तों ये गोवा का है, जो कि आपका दोस्तों संगीत से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? संगीत से रिलेटेड, ऑप्शन नंबर बी। गोवा के मांडो उत्सव में संगीत का प्रदर्शन किया जाता है। मांडो और डुलपोड सुक्कम की विरासत है, और मांडो एक धीमा प्रेम गीत है जिसके बाद डुलपोड आता है और वह समाज पर व्यंग्य है। अगला दोस्तों, पुष्करालू त्योहार किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो वो है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश। कौन है प्यारे भाई? आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते भाई अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 110। इससे पहले 2 पॉइंट आपके दोस्तों और हैं, इनको भी क्लियर करते जाओ। पुष्करालू त्योहार आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर का बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 12 दिन का यह त्यौहार दोस्तों महाकुंभ की तर्ज पर भी दोस्तों ही होता है। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। भगवान शिव को समर्पित नवाला का धन्यवाद महोत्सव मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये कांगड़ा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नवाला का धन्यवाद महोत्सव मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के कंगड़ा शहर में मनाया जाता है। यह विशेष त्यौहार भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 111। किसी राज्य के जोड़े में होली को डोला पूर्णिमा के रूप में भी दोस्तों मनाया जाता है। तो वो आपका दोस्तों पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में दोस्तों ये होली को डोला पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो विकल्प है दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब है, 111 का ए। अगला, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की होली को डोला पूर्णिमा के रूप से भी मनाया जाता है। पूर्वी भारत में डोला पूर्णिमा की बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में दोस्तों से मनाया जाता है। भारत में रामनवमी का त्यौहार कब मनाया जाता है भाई? बताओ कब मनाया जाता है भाई? चैत में मनाया जाता है नहीं? तो चैत वाला देख लो कौन सा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है बस, ऑप्शन नंबर बी को डन कर दो भाई। चैत मास की 9वीं तिथि को, क्योंकि लास्ट में रामनवमी आ रहा है भाई, नौवीं तो नहीं 9वीं तिथि को। भारत में रामनवमी का त्यौहार चैत मास की 9वीं तिथि को मनाया जाता है, और यह त्यौहार भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप को दोस्तों मनाया जाता है। अगला 113। लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? लोटिया, तो लोटिया नामक जो दोस्तों तेलंगाना, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई लोटिया। इसकी भाई ट्रिक मैं बता दूं, ट्रिक क्या दोस्तों याद करने की। भैया भाई तो लोट लोट के गाना गा रहा है भाई, लोटिया तेलंगाना। तो भाई तेलंगाना में दोस्तों लास्ट में गाना आ रहा है लोटिया, यानी भैया लोट लोट के दोस्तों क्या कर रहा है, वो गाना गा रहा है भाई। लोगों एक लोटिया है, यानी वो लोट लोट कर दोस्तों क्या कर रहा है, गाना गा रहा है। तो लोटिया गाना ही तेलंगाना। क्लियर है ना? तो ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं भूलोगे भाई। लोटिया त्यौहार के दौरान चैत्र मास में दोस्तों गाया जाता है। पोवाड़ा, लावड़ी, तमाशा महाराष्ट्र की दोस्तों सबसे प्रसिद्ध लोकगीत है। क्लियर है ना? यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 114। प्रश्न नंबर 114 का आंसर करेंगे भाई पावलकुट। पावलकुट नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों मिजोरम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मिजोरम 114 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपके कुछ प्रमुख राज्य हैं और उनके आपके प्रमुख त्यौहार हैं, उत्सव और पर्व हैं। जैसे मैं बात करूँ दोस्तों उड़ीसा की, तो उड़ीसा का दोस्तों है नुआखाई है, कोणार्क नृत्य है, महोत्सव कलिंग है, और बल यात्रा है, राजा पर्व है, रथ है, यात्रा जगन्नाथ। ये सब कुछ आपके उड़ीसा में है। ये आपके लिए उड़ीसा है भाई। उड़ीसा में आपके बहुत ही दोस्तों ज़्यादा बोले तो धार्मिक स्थल हैं, और एक से एक वीआईपी भाई धार्मिक स्थल है। नेचर का भी दोस्तों वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट है आंध्र प्रदेश में। कभी भी मौका मिले तो ज़रूर घूमने जाइएगा। अगला है दोस्तों सिक्किम का। सिक्किम का त्यौहार है दोस्तों सागा दावा। इसको ना आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, सभी लोग वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो भाई। सागा दावा इज इक्वल टू सिक्किम। बात समझ में आ गई? कहाँ का है? सिक्किम का है सागा दावा, बहुत पूछा जाता है। अगला है मिजोरम। मिजोरम का है दोस्तों चापचरकूट, पावलकुट, मीमकुट आदि। राजस्थान का है दोस्तों गढ़गार उत्सव, बूंदी उत्सव, मरु महोत्सव, हाथी उत्सव और मत्स्य महोत्सव आदि दोस्तों आपके सभी राजस्थान से संबंधित हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अपने अगले पॉइंट पर, क्वेश्चन नंबर 115। अगला दोस्तों आपका प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 115। इसमें देखो क्या बोला है कि मंडई नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प हमारा आंसर होगा भाई छत्तीसगढ़। क्लियर है ना? नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के दोस्तों हमारे अन्य पर्व और आ जाते हैं, जैसे हरेली महोत्सव, ये आपका छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। बस्तर दशहरा देवी दुर्गा को समर्पित है। गोंचा है, गोरी गोरा विवाह उत्सव है, भोजली है, छेरछेरा है, राजिम कुंभ है, और आपका भोरम देव महोत्सव। ये सभी दोस्तों आपके कहाँ के हैं दोस्तों? ये सभी दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ के हैं। हिमाचल प्रदेश के त्यौहार के लिए मैंने अभी बताया था साजो। साजो तो याद रखना ही है दोस्तों। हल्दा है, गुची है, हालोग उत्सव है, डोगरी उत्सव है, ये आपके दोस्तों हैं। त्रिपुरा आपका खर्ची पूजा है, उत्सव बीजू है, चकमा समुदाय,
का पारंपरिक नववर्ष केर पूजा है, होजागिरी है, गरिया पूजा है, पिलक त्योहार है, नीरमैल उत्सव आदि दोस्तों आपके ये हैं। आगे चलते अपने अगले पॉइंट पर, क्वेश्चन नंबर 116। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 116। इसमें दोस्तों क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि येमसे नामक जनजाति के द्वारा पर्व जो है वो पारंपरिक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। एक दोस्तों एक जनजाति है जिसका नाम है येमसे, और यह जनजाति जो है ये दोस्तों एक पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है, या हम बोल सकते हैं ये जो जनजाति है ये किस राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपके 2020 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों याद रखना ये है आपके दोस्तों नागालैंड की। कहाँ की है भाई, ये जो जनजाति है दोस्तों ये आपके नागालैंड में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बारे में बात करते हैं तो येमसे जो है दोस्तों ये नागालैंड की पोचुरी जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। अब देखिएगा येमसे जो त्यौहार है ये नागालैंड की पोचुरी जनजाति के प्रमुख फेस्टिवल है। वहाँ की जो जनजाति है, जो पोचुरी जनजाति है वो दोस्तों इस त्यौहार को मनाती है। और इसी त्यौहार के मनाने के साथ साथ आप इसे पोचुरी जनजाति या दोस्तों येमसे जनजाति भी कह सकते हो। आपको क्वेश्चन एग्जामिनर येमसे जनजाति भी बोलेगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं कि सर आपको सर येमसे त्यौहार होता है ये जनजाति पूछ लिया भाई, तो ये आपका जनजाति पूछ सकता है। तो आप कहोगे सर ये पोचुरी जनजाति के द्वारा ये एमसी फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों कि गुजरात में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि बेशक है सभी को याद है हमारे सारे हिंदू पर्व के त्यौहार। जैसे कि गुजरात में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है कच्छ का रण। ये तो सभी को पता होगा भाई, कच्छ एक जिला भी है जो कि आपका गुजरात का है। ठीक है, और नवरात्रि तो पता ही है सभी को, हरी जगह मनाई जाती है। जन्माष्टमी हो गया, उत्तरायण या मकर, उत्तरायण को हम क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति और दोस्तों डांगी दरबार आदि शामिल है। इसमें से आपको केवल कच्छ का रण याद रखना, और उम्मीद करता हूँ ये सबको याद भी होगा कि गुजरात से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 117। इसमें कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी ऐसी जनजाति है जो बाड़ेश्वर त्यौहार मनाती है। एक फेस्टिवल है दोस्तों बाड़ेश्वर, यह कौन सी जनजाति है दोस्तों जो बाड़ेश्वर फेस्टिवल मनाती है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, भील जनजाति है, मलाई जनजाति है, या बैगा जनजाति है, या गोंड जनजाति है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, वो है दोस्तों भील जनजाति। जो भील जनजाति के लोग हैं, और ये दोस्तों भील जनजाति जो है ना ये दोस्तों आपके राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, राजस्थान में। यहाँ वहाँ की दोस्तों ये जो जनजाति ये बाड़ेश्वर फेस्टिवल मनाती है। यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि बाड़ेश्वर त्यौहार भील जनजाति के द्वारा राजस्थान के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अब इसके बात करते हैं दोस्तों बैगा जनजाति की। कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि भाई स्ट्रैटेजी के सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये। बैगा जो जनजाति है आपके दोस्तों मध्य प्रदेश में, और कौन कौन से इलाकों में पाई जाती है, जैसे आपका छत्तीसगढ़ में भी बैगा जनजाति पाई जाती है। झारखंड प्रदेशों में भी दोस्तों ये वाली जो जनजातियां हैं पाई जाती हैं। ठीक है, बैगा जनजाति आपके एमपी में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड में भी है। अभी ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि कौन सी जनजाति किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, अगले आता है दोस्तों ददरिया। ददरिया एक दोस्तों नृत्य है, ठीक है, जो कि आपके दशहरा के अवसर पर बैगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। जो एक बैगा जनजाति है ये आपके दोस्तों दशहरा को जो त्यौहार है वहाँ पर दोस्तों दशहरा के ही दिन दोस्तों वहाँ पे एक ददरिया नृत्य होता है। तो ये ददरिया जो नृत्य का पर्व जो है ये बैगा जनजाति के द्वारा ही मनाया जाता है। अब क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन उठा के पूछेगा कि ददरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। वो राज्य मैंने बताए ना कौन कौन से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड। ठीक है, आपको तीनों नाम याद रखने हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। क्योंकि ददरिया नृत्य है, आप कहोगे सर ये पहली बार मैं इस क्वेश्चन को सुन रहा हूँ, ददरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो भाई बैगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। जहाँ जहाँ पर भी बैगा जनजाति होगी वो दोस्तों इस नृत्य को मनाएगी। ठीक है, अगला आ गया दोस्तों हमारा गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाले क्षेत्रीय त्यौहार है जैसे आपका दशहरा है, नागपंचमी है। और देखो दशहरा नागपंचमी तो पता ही हो गया, याद होगा, कभी नहीं भूलोगे। बस ये त्यौहार याद रखना पोला, क्या याद रखना, पोला। ये थोड़ा सा अलग त्यौहार है जो कि गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कि पतंगोत्सव। भाई आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाते हैं, भाई सभी जानते हैं ना भाई, ऐसा कोई है नहीं जिसको ना पता हो, भाई सबको पता है। भाई मकर संक्रांति इसलिए जिसको हम इसको पतंगोत्सव कहते हैं, क्योंकि पतंगोत्सव मकर संक्रांति पर मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है जो कि निम्नलिखित में से किस शहर में मनाया जाता है। वैसे मनाया तो हर जगह जाता है, लेकिन उनमें से दोस्तों जो एक सबसे मोस्ट पॉपुलर जो शहर होता है जहाँ पर दोस्तों इसकी मान्यता सबसे ज़्यादा दी जाती है वो है दोस्तों आपका अहमदाबाद। क्या होगा दोस्तों, अहमदाबाद होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
अगला आ गया हमारा दोस्तों मकर संक्रांति का, भाई उत्तरायण है या तिल संक्रांति है या दोस्तों इसको माघ संक्रांति भी कहा जाता है। इस दिन गुजरात राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया जाता है। गुजरात अहमदाबाद वहीं आपका अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है। बिहार में दोस्तों आपकी जैसे पूजा होती है छठ पूजा। आपको सिर्फ बिहार में क्यों होती है सबसे ज़्यादा छठ पूजा, और भी तो राज्यों में होती है, हमारे यहाँ भी होती है। भाई वो एक अलग विषय है कि आपके यहाँ भी होती है, लेकिन जो दोस्तों जो एक मान्यता मिलती है ना कि जहाँ के लोग दोस्तों बहुत ही बेसब्री से उसको इंतजार करते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उसका पर्व मनाते हैं, तो वो दोस्तों उनके लिए बेहद खास हो जाता है। जिनके लिए दोस्तों ये खास होता है वो दोस्तों राज्य आते हैं। जैसे ये मकर संक्रांति है कि मकर संक्रांति आपके नहीं मनाई जाती, आप पतंग नहीं उड़ाते, भाई होता है सबके यहाँ होता है, लेकिन जो दोस्तों एक स्पेशली जो राज्य होता है, जो स्पेशली शहर होता है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे बिहार है दोस्तों, ये छठ पूजा आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको अक्सर बिहार तो हमारे यूपी में भी मनाई जाती है, ऑप्शन में भी दे दिया यूपी तो लगा दिया, भाई नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाओगे, ठीक है। तो बिहार आपका छठ पूजा। पंजाब में दोस्तों आपकी अमृतसर पंजाब, ठीक है, वहाँ पर आपका बैसाखी है, ये दोस्तों सिखों का प्रमुख त्यौहार है, लोहड़ी हो गया, ठीक है, और गुरु नानक जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है दोस्तों पंजाब में। आपको अक्सर हमारे यहाँ भी सरदार लोग रहते हैं, वो भी मनाते हैं, भाई बिल्कुल मनाते हैं भाई, ठीक है। लेकिन जो एक विशेष राज्य है ना, विशेष शहर है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला आ गया दोस्तों चापचरकुट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, ये बहुत पूछा गया है एग्जाम में। चापचरकुट मेला, ये दोस्तों एक चापचरकुट फेस्टिवल है, यहाँ पे मेला लगता है। ये किस राज्य का है दोस्तों, देखिए याद रखना, ये दोस्तों आपका मिजोरम का है, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। इसकी देखो तो ट्रैक बता दूं याद करने की, कभी नहीं भूलोगे। भाई चापचरकुट, भाई कुट क्या होता है, भाई कुट 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 करके क्या कर रहे हो, खा रहे हो, नहीं कैसे करो भाई, चाप चाप कर खा रहे हैं। तो भैया जोर जोर से चाप चाप कर खाओ, जब भी खाना खाओ, जोर जोर से चाप चाप कर खाना खाओ। तो इससे क्या होगा भाई, जोर जोर से, मिजोरम में क्या आ रहा है, जोर, ठीक है। चापचर में यानी चाप चाप कर, कूट माने क्या हो गया, कूट कूट कर खाना, तो भाई वही हो गया ना कि जोर जोर से चाप चाप कर खाओ। तो चापचर 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 यानी चाप कर सेम वॉइस आ रही है ना, तो भैया जोर जोर से खाओ। तो बस इस ट्रिक से दोस्तों आप इसको याद रख लो, भाई ट्रिक कैसे भी हो, फनी भी हो, कुछ भी हो, बस आपको याद होना चाहिए बस, ठीक है। चापचरकुट मिजोरम एक त्यौहार है जो कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख त्यौहार है। ये तो हो गया चापचरकुट मिजोरम का। अब मैं बात करूंगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की। जैसे आपका मोपिन त्यौहार है, बोरी बुट है, लोकू है, पोंगटू महोत्सव है, ठीक है। ये याद रख लेना, पोंगटू इसको स्टार बना लेना। पोंगटू महोत्सव दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है, आपका अक्सर अरुणाचल प्रदेश में। अब मैं बात करता हूँ त्रिपुरा की। त्रिपुरा के कुछ प्रमुख फेस्टिवल हैं, जैसे आपका दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा आपका पश्चिम बंगाल का बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है ना। खर्ची पूजा है, गरिया पूजा है, नीरमहल महोत्सव है, ये सभी कहाँ के, ये सभी त्रिपुरा के हैं, ठीक है। इनको एक नज़र से दोस्तों 2-3 बार अच्छे से रीड कर लेना, आपको दोस्तों इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा। अगला है क्वेश्चन विशु। विशु निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, असम। तो दोस्तों विशु जो है ना, ये आपका केरल का है। कहाँ का है दोस्तों, केरल का है, ठीक है। इसकी भी ट्रिक बता दूं याद करने की, इससे आपको भी मैं वीडियो में ही याद करा दूंगा, क्योंकि मैंने आपसे बोला ना कि शुरू से लेकर वीडियो को कंप्लीट देखना, लास्ट तक मैं आपको सब कुछ वीडियो में याद करा दूंगा। इसकी भाई देखो ट्रिक क्या होती है, भाई ट्रिक अलग से नहीं बनाई जाती है, तुरंत बन जाती है। जैसे विशु है ना, विशु में क्या आ रहा है, विष, विष आ रहा है ना, विष मीन्स क्या होता है, जहर होता है, सभी को पता है। और केरल को क्या बनाओगे आप, करेला। भाई जो करेला होता है, करेला का जूस काफ़ी कड़वा होता है, तो बिल्कुल जहर की तरह होता है। आपको लगता है भाई कैसे किसी ने जहर पिला दी भाई इतना कड़वा, तो मतलब क्या हो गया, करेला को आप बनाएंगे दोस्तों, सॉरी केरल को बनाएंगे आप करेला, और विशु को बनाएंगे विष। भाई जो करेले का जूस है ना भाई, एकदम विष की तरह है। करेले का जो जूस है एकदम विष की तरह भाई, बहुत कड़वा होता है। तो मतलब याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो केरल जो को बना लिया आपने करेला, और विशु से क्या हो गया, विष यानी जहर, मतलब जहर की तरह लग रहा है भाई, विष है। तो भाई जैसे ही आपको आपको सर विशु, विशु यानी कि विष, भाई विष तो भैया एकदम करेला, आपको तुरंत माइंड में वो इमेज क्लिक होगी कि हाँ आपने ये बताया, तो तुरंत आपको करेल पर टिक कर देना, ठीक है। याद हो गया ना भाई, कभी नहीं भूलोगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। विशु त्यौहार केरल राज्य में मनाया जाता है, और यह त्यौहार दोस्तों मलयालम नववर्ष का प्रतीक है। इस त्यौहार को दोस्तों हम लाइट ऑफ फेस्टिवल भी कहते हैं, यानी प्रकाश का त्यौहार कहते हैं। वैसे हमारे यहाँ दोस्तों प्रकाश का त्यौहार दोस्तों दीपावली को भी कहा जाता है कि नहीं, लाइट ऑफ फेस्टिवल बोला जाता है ना, कलर्स ऑफ फेस्टिवल होली। तो ऐसी लाइट ऑफ फेस्टिवल हम अपने यहाँ दिवाली को मनाते हैं, दिवाली बताते हैं। ऐसे ही दोस्तों ये लोग जो है इस त्यौहार को, विशु पर्व को दोस्तों वो प्रकाशों का त्यौहार या लाइट ऑफ लाइट्स भी लाइट ऑफ फेस्टिवल भी दोस्तों विशु त्यौहार को कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 121। क्वेश्चन में 121 कह रहा है कि मेघालय का लोकप्रिय एक त्यौहार है जो कि फसल कटाई के समय किया जाता है, वह दोस्तों कौन सा पर्व है, ये हमसे बोल रहा है, ठीक है। तो हम्पी है, वांगला है, लोसर है, चापचर कुट है। देखो भाई चापचर कुट मैंने अभी बताया, भाई कैसा करना भाई, चापचर कहाँ का बताया था मैंने, बताओ, अभी अभी मैंने बताया जस्ट इसी क्वेश्चन से पहले।
इस क्वेश्चन से पहले मैंने अभी एक बताया था कि भाई चाप चरकुट कहाँ का, जल्दी बताओ भाई आप लोग, जल्दी बताओ। मैंने अभी ट्रिक बताई थी भाई, चाप चाप कर क्या करना भाई, जोर जोर से खाना। कुट आ रहा है भाई, कुट कुट, कुट का मतलब होता है खाना, तो भाई चाप यानी चाप चाप कर जोर जोर से खाओ। तो ये जोर किस में था, मिजोरम में। तो मैंने अभी आपको बताया था, देखो भाई आपको आ गया ना, आपको सर तुरंत मुझे याद आ गया, आपने क्या बताया था ट्रिक, आ गया ना याद, बस हो गया मिजोरम, ठीक है। हम्पी तो आप सभी को पता है कर्नाटक है, हम्पी कहाँ का दोस्तों, कर्नाटक है, ठीक है। लोसार कहाँ का है, लोसार आपके सिक्किम में भी है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा दोस्तों, वांगला होगा हमारा। वांगला दोस्तों ये आपका मेघालय का है, ऑप्शन नंबर बी। जो वांगला महोत्सव है दोस्तों आपका मेघालय में है, जो कि फसल कटाई के समय इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो ये वांगला त्यौहार जो है मेघालय से संबंधित है, ठीक है, वांगला। अब देखो इसकी भी मैं ट्रिक बता दूं, कभी नहीं भूलोगे कभी भी। आपको एक ट्रिक आपने ऐसी ऐसी बता दी, मैं कभी नहीं भूल रहा हूँ, अभी भूलोगे भी नहीं, गारंटी है मेरी। देखो मेघालय, भैया मेघ, मेघ, अब मेघालय का आप संधि विच्छेद करोगे तो मेघालय को आप क्या संधि विच्छेद करोगे भाई बताओ, मेघ धन आलय, मेघ धन आलय, आलय मीन्स क्या होता है, घर होता है, मेघ मीन्स क्या होता है, बादल होते हैं, मतलब बादलों का घर, ठीक है। अब मुझे बादल से कोई भी मतलब नहीं है, आपने मेघालय का संधि विच्छेद किया, मेघ धन आलय। अब आप मेघालय जब बोलेंगे तो लास्ट में आपके मुंह से क्या निकल रहा है, आलय, और आलय मीन्स क्या होता है, घर। और घर क्या बोलते हैं, घर के हमारे पर्यायवाची क्या होते हैं, आप घर को हम मकान भी कह सकते हैं, भवन कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, एक नया वर्ड याद रखो, बांग्ला, बांग्ला यानी बंगला, कहते हैं ना भाई हमारे बंगले पर आ जाना, हमारे बंगले में आ जाना, ठीक है। तो वांगला को आपने क्या बनाया, बंगला। वो बंगला जो है आपका, वो एक है तो घर ही, एक आलय ही तो है, एक भवन ही तो है, मतलब एक मकान ही तो है। तो मतलब कहने का है कि जो वांगला है वो आपका बंगला है, ठीक है। और बंगला है जो बंगला, उसको आप क्या बोलते हैं, घर भी कह सकते हैं, बंगला को हम क्या कह सकते हैं, घर। और घर है तो घर क्या होगा हमारा, आलय। बात समझ में आ गई। तो मेघालय जैसी माइंड में आपके आएगा ना कि मेघालय का त्योहार, या आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि बताइएगा वांगला त्योहार किस राज्य से संबंधित है। ये वांगला यानी बंगला, और बंगला यानी कि घर। इसके लिए ट्रिक क्या बताई थी, अच्छा मेघालय, आलय मीन्स घर। तो तुरंत आपको ऑप्शन में मेघालय मिलेगा, आपकी नज़र तुरंत ऑप्शन पर जाएगी भाई कौन सा ऑप्शन है, क्या किसका है, तुरंत आपके माइंड में ये ट्रिक क्लिक होगी और आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। याद हो गया भाई सभी को, चलिए बहुत बढ़िया। कमेंट करके बताना कि भी ट्रिक कैसी लग रही है, याद हो रही हैं चीज़ें या नहीं, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका कि वांगला महोत्सव ये मेघालय सूर्य देवता सालजोंग को समर्पित एक फसल का उत्सव है। अब क्वेश्चन देखिए, आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, कुछ नई जानकारी उनको भी अपनी कॉपी में नोट करते चलना। जैसे मैं आपसे बोलूँ, आपसे क्वेश्चन माई सपोज एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताइएगा कि वांगला महोत्सव किस देवता को समर्पित एक फसल का उत्सव है। वांगला महोत्सव किस देवता को समर्पित है, तो भैया ये सूर्य देवता को समर्पित है, ये भी याद रखना, ये एक नया पॉइंट है इस क्वेश्चन में आने का। अगला है लोसर। लोसर आपका दोस्तों तिब्बती, हाँ लोसर आपका देखो तिब्बत में मनाया जाता है। यह तिब्बत जो नववर्ष के समय मनाया जाता है, तिब्बती बौद्ध धर्म का दोस्तों त्यौहार है। देखो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि बताएगा कि लोसर पर्व जो है यह है किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो आपका आंसर आएगा दोस्तों बौद्ध धर्म, ठीक है। लोसर जो है ये दोस्तों आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। हम्पी उत्सव का एक रंगीन सांस्कृतिक उत्सव है जो कि गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य के लोकाचार और भव्यता का प्रदर्शन है। और हम्पी कहाँ का मैंने बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था, कर्नाटक। सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला यह त्यौहार 2 से 3 दिनों तक बहुत ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। जो हम्पी त्यौहार है ये कर्नाटक में है, हम्पी के स्मारक भी कर्नाटक में है, और वह दोस्तों ये 2 से 3 दिन तक मनाया जाता है ये त्यौहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने की प्रति विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है। सबको पता है भाई ईसा मसीह, जो भी क्रिश्चियन लोग हैं दोस्तों, उनके देवता कौन है भाई, ईसा मसीह को वो मानते हैं ना। तो भाई उनकी बुक्स भी आती हैं, शायद आपने पढ़ी हो, बाइबल उनका ग्रंथ होता है। तो जो ईसा मसीह इनको जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनका जो ग्रंथ होता है उसका नाम क्या होता है, बाइबल होता है, ठीक है। तो उसमें दोस्तों क्या है, ईसा मसीह के बारे में पूरा सब कुछ दिया गया है। तो इनके जीवित उठने की जो प्रति उनके प्रति जो विश्वास है दोस्तों, उनके लिए जो पर्व मनाया जाता है वो कौन सा, ईस्टर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर होगा, सबका बिल्कुल सही आंसर दिया होगा आप लोगों ने, ईस्टर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ हैलोवीन। हैलोवीन क्या है दोस्तों, तो हैलोवीन भी दोस्तों एक फेस्टिवल होता है, प्रत्येक वर्ष दोस्तों 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन एग्जामिनर में यहाँ से भी पूछेगा कि हैलोवीन फेस्टिवल कब मनाया जाता है, तो आपका होगा सर 31 अक्टूबर को। क्रिसमस तो सभी को पता है, बड़ा दिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और 25 दिसंबर को ईसा मसीह के दोस्तों जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। जो क्रिसमस डे मनाया जाता है ये ईसा मसीह के जन्म की याद में मनाया जाता है। और गुड फ्राइडे तो पता ही है, इस दिन क्या होता है दोस्तों, यीशु को
यीशु किसको बोलते हैं? ईसा मसीह को। इनको दोस्तों सूली पर चढ़ाया गया था। तो गुड फ्राइडे वाले दिन दोस्तों इसलिए दोस्तों इनको मनाया जाता है गुड फ्राइडे के दिन, कि मतलब इस दिन ईसा मसीह को दोस्तों सूली पर चढ़ाया गया था। मतलब कहने का है कि क्रिसमस हुआ, गुड फ्राइडे हुआ, ईस्टर हुआ, ये किससे संबंधित है? आप कहोगे सर ये ईसाई धर्म के त्यौहार है, क्रिश्चियन के त्यौहार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंग लाहब शोल का पर्व जो है प्रमुख रूप से संपूर्ण किस राज्य में मनाया जाता है? मतलब पंग लाहब शोल ये दोस्तों आपका सिक्किम का है। कहाँ का भाई? सिक्किम का है, याद रख लेना इसको। ठीक है, पंग कहाँ का है? पंग लाहब शोल का पर्व जो पर्व जो है ये आपका सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है कि भारतीय राज्य सिक्किम, सॉरी, पॉइंट आपके सामने है कि भारतीय राज्य सिक्किम निवासी पंग लाहब उत्सव मनाते हैं। कंचनजंगा पर्वत पर सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पांग लाहब उत्सव मनाया जाता है। इस त्यौहार को मनाने का जो मतलब है दोस्तों, जो कंचनजंगा पर्वत पर जो सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इसको मनाया जाता है। अगला है दोस्तों, नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, वो निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों एक टोडा जनजाति है नीलगिरी की। ठीक है, नीलगिरी पर्वत भी आपने नाम सुना है ना, तो वहाँ की जो जनजाति है दोस्तों एक त्यौहार मनाती है। तो वो त्यौहार कौन सा ही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो है दोस्तों आपका मोद बेटा। क्या है दोस्तों? मोद बेटा एक त्यौहार है। लोसर मैंने कहाँ का बताया था? अभी बताया था मैंने तिब्बत का। याद रखना भाई, तिब्बत का बताया था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, तो ये जो मोद बेटा जो त्यौहार है दोस्तों टोडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें तो मोद बेटा महोत्सव टोडा जनजाति की सबसे महत्वपूर्ण महोत्सव है और वह वार्षिक उत्सव दिसंबर के अंतिम रविवार या जनवरी के पहले रविवार को मनाया जाता है, लेकिन ये मनाया दोस्तों संडे के दिन ही जाता है। इसका दोस्तों विशेष ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अपना लोसर त्यौहार मैंने अभी बताया था, मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह तिब्बती त्यौहार है जो कि बौद्ध जनजाति या बौद्ध धर्म के द्वारा मनाया जाता है। और बौद्ध धर्म में दोस्तों एक जनजाति आ जाती है मोनपा, जो उसी जनजाति के लोग इसको मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 125। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पवित्र शहर भाई काशी नगरी, नाम सुना है ना भाई, भगवान शिव के द्वारा बसाई गई नगरी जिसको कहते हैं काशी नगरी, वाराणसी अपने उत्तर प्रदेश पृष्ठभूमि पर रचित काशी का जो 80 घाट है भाई, काशी का 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, बहुत सारे घाट हैं। तो उसमें दोस्तों एक घाट है दोस्तों जो प्रसिद्ध घाट है काशी का 80 घाट, इसके रचनाकार कौन है? तो वो है भैया काशीनाथ सिंह। नाम से ही याद आ रहा है भैया काशी, और काशी जो नगरी है वो वाराणसी को ही कहते हैं, और काशी का ही 80 घाट है, और ये काशीनाथ सिंह ही दोस्तों इसके रचनाकार हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हमारे लिए? और दोस्तों दूसरी चीज आपको ये याद हो गया, कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि भाई काशी की नगरी वाराणसी, काशी का 80 घाट, और रचनाकार भी काशीनाथ सिंह। बात समझ में आ गई? ट्रैक अच्छी है, याद हो गया। अब देखो भाई, अब देखिए काशी का 80 काशीनाथ सिंह के द्वारा वर्ष 2004 में लिखित एक यह हिंदी उपन्यास है। ठीक है, ये आपका नोवेल है, उपन्यास है। यह वर्ष 2011 में काशीनाथ सिंह को दोस्तों रेहन पर रघु उपन्यास के लिए एक साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दोस्तों इन्हें मिला। अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा भी डीपली क्वेश्चन आपसे पूछा तो आपसे क्या पूछेगा कि भाई बताइएगा कि काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? तो भाई 2011, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई। ठीक है, हालांकि इतना डीपली मुझे नहीं लगता कि जाना चाहिए, लेकिन भाई एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फास्टिंग एंड फीस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर एक उपन्यास लिखा गया था? देखो आपके बता दो, जितनी भी आपकी पुस्तक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर जो पुस्तक जो आपके स्टैटिक जीके में आती हैं, ठीक है, हिंदी साहित्य की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके स्टैटिक जीके में आती है, स्पेशली फास्टिंग फीस्टिंग हो गया, ठीक है, और आपकी एक जेके रोलिंग की होती है, एक है, और एक हैरी पॉटर की पुस्तक है। तो इस टाइप की जो पुस्तकें हैं ना, इनको दोस्तों बता रहा हूँ याद करने के लिए। तो एक पुस्तक है फास्टिंग फीस्टिंग, ये दोस्तों एक परिवार की कहानी को लेकर है। ये दोस्तों बोलेंगे तो दोस्तों आपकी एक फैमिली हिस्टोरिकल है, उपन्यास है, और जो कि अनीता देसाई के द्वारा दोस्तों ये उपन्यास लिखा गया है। किसके द्वारा? अनीता देसाई। तो दोस्तों फास्टिंग फीस्टिंग के रचना के लेखक कौन है, या दोस्तों इसके रचनाकार कौन है? तो अनीता देसाई आपको बताना रहेगा। फास्टिंग फीस्टिंग नामक पुस्तक की जो लेखिका है वो अनीता देसाई हैं। यह 1999 में उपन्यास फास्टिंग फीस्टिंग को बुकर पुरस्कार के लिए भी दोस्तों चयनित किया गया है। इसमें लेखिका ने एक ऐसे भारतीय परिवार की कहानी वर्णित की है जो कि एक पश्चिमी प्रभाव के बावजूद भी पूर्व परंपराओं से बंधा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखी है? देखो 2023 की परीक्षा का है, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इस बार भी आ सकते हैं। तो नीरज सी चौधरी, भाई नीरज सी चौधरी की जितनी भी पुस्तक है ना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। नीरज सी चौधरी ने वर्ष 1951 में द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक आत्मकथा लिखी। आत्मकथा को क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तकें हैं जैसे रुपए की समस्या और जाति का विनाश। भैया
भीमराव अम्बेडकर को लेकर जाति विशेष में भी दोस्तों लोग बोलते हैं। तो बाकी आपको याद रखने का मैं तरीका बताता हूँ। रुपए की समस्या, भाई रुपए की समस्या हर किसी को रहती है। और आपको याद बता दूं ट्रिक याद करने की, जो भाई भीमराव अम्बेडकर थे उनका जीवन काल, उनके बारे में आपने जाना होगा। तो जो भीमराव अम्बेडकर थे दोस्तों, जब उनका जन्म हुआ तो उस समय क्या हुआ था, रुपयों की समस्या होती थी, है ना। एक बोले तो गरीब फैमिली आप बोल सकते हो, जहाँ पर गरीब फैमिली होगी तो भाई रुपए की वैसे भी समस्या आएगी। तो भाई रुपए की समस्या। और दोस्तों जाति, भाई जाति विशेष को भी लेकर है, ठीक है। दलित जाति से संबंधित थे तो जाति का विनाश, वहां से जाति का भी विनाश हुआ। तो दोस्तों आप ऐसे इसको ट्रिक बना के याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बस ट्रिक से आपको याद रखना है। हमें क्या करना है, चीज़ें बस याद होनी चाहिए। अब आ गया दोस्तों प्रकाश टंडन के द्वारा लिखी गई पुस्तक, वो क्या थी, पंजाबी सेंचुरी। पंजाबी सेंचुरी की पुस्तक के लेखक कौन है भाई, प्रकाश टंडन। याद रख लेना भाई, प्रकाश टंडन जो है ये पंजाबी सेंचुरी पुस्तक के लेखक हैं। अगला है दोस्तों भैया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, के सभी को याद होगा भैया, इंडिया विंस फ्रीडम। भाई ये पुस्तक हर एग्जाम में आई है, चाहे वो एसएससी जीडी हो या दिल्ली कांस्टेबल हो या आपका यूपी कांस्टेबल हो, कई बार एग्जाम में आती है। एसएससी भी अपने एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो दोस्तों इंडिया विज फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, सभी को पता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विज फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। क्लियर है ना। चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर भी बी, जिसने भी आंसर दिया भाई सबका सही है। अब देखो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में एक पॉइंट भी दिया गया, इसको भी आप पढ़ लेते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। ये भी क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, सबको पता होना चाहिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्रत्येक वर्ष दोस्तों 11 नवंबर को इनके सम्मान में एक त्यौहार मनाया जाता है, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर। अब देखो क्वेश्चन आपके बता दूं, महत्वपूर्ण दिवस जितने भी हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे महत्वपूर्ण दिवस, भैया 2 बार 10 बार जितनी बार रीड कर सको उतनी बार पढ़ लेना, क्योंकि दिवस तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो याद रखना राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है भाई, 11 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नवंबर मंथ चल रहा है, याद रख लो, कभी नहीं भूलोगे। इन्हें वर्ष 1992 में दोस्तों मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित भी दोस्तों किया गया। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, 1954 में, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लो भाई, सबको पता होगा भैया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भाई कौन थे, दादा भाई नौरोजी। बिल्कुल सही जवाब है भाई ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। इनकी पुस्तक थी दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया, सबको याद भी होगा ये। और भाई आप सभी जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी को हम क्या कहते हैं, इनको दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दोस्तों कहते हैं, ठीक है। वयोवृद्ध पुरुष क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको हम दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दोस्तों, वयोवृद्ध पुरुष, दादा भाई नौरोजी। वयोवृद्ध पुरुष भी दोस्तों इनको कहते हैं, वयोवृद्ध पुरुष, ठीक है ना। इसका दोस्तों हिंदी मतलब क्या होगा, वयोवृद्ध पुरुष। भाई प्रमुख जो आपके राजनेता हैं उनके दोस्तों उपनाम याद रख लेना, ठीक है। उपनाम रख लेना, जैसे महात्मा गांधी थे तो गांधी जी का क्या हो गया दोस्तों, महात्मा। महात्मा उनकी एक उपाधि है, सरदार, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल। बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी, कौन सी उपाधि किसने दी और किसका दोस्तों क्या उपनाम है, तो दोस्तों ये आपको याद रख लेना, ठीक है। तो ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि वयोवृद्ध पुरुष किसका उपनाम है, तो दोस्तों इनको हम दादा भाई नौरोजी को भी कहते हैं। दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी हुई, इनकी इस पुस्तक से को सबसे पहले धन के निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। और 1901 में दोस्तों पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दोस्तों नामक पुस्तक जो है प्रकाशित हुई। अब जैसे आपको पता है कि सर ये पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी ने लिखी है, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये पुस्तक कब लिखी है या कब प्रकाशित हुई, तो ये 1901 में हुई थी। तो ब्रैकेट में दोस्तों 1901 जरूर लिख लेना, ठीक है। अगले है दोस्तों की प्रसिद्ध आत्मकथा है एक बिकमिंग ऑटोबायोग्राफी है, यह किसने लिखी थी, तो ये दोस्तों मिशेल ओबामा ने लिखी है, ठीक है। किसने लिखी है, मिशेल ओबामा। अब भाई ये मिशेल जो ओबामा है ये बराक ओबामा नहीं है, वो बराक ओबामा अलग है जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। ये मिशेल ओबामा है, ये दोस्तों एक महिला है, ठीक है, याद रखना। मिशेल ओबामा की दोस्तों पुस्तक है बिकमिंग। बिकमिंग पुस्तक की लेखक अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा की है। यह किताब दोस्तों 24 भाषाओं में प्रकाशित की गई थी, जिसका प्रकाशन 2018 में किया गया था, ठीक है। ये नया क्वेश्चन है, नोट कर लेना, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लेना भाई, ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। नाटक है एक दोस्तों मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम की रचना किसने की दोस्तों, शूद्रक ने की। सबको याद होगा भाई किसने की थी, शूद्रक ने की थी, मृच्छकटिकम बाई शूद्रक। लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, जैसे कि भाई कुछ हमारे लेखक ऐसे हैं जिनकी दोस्तों जो बात करें उनकी पुस्तक अक्सर एग्जाम में आपको
घूमती फिरती दिखती हैं। जब भी एग्जाम होता है तो इनकी पुस्तक कहीं ना कहीं एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में घूमती रहती हैं। जैसे मैं बात करता हूँ दोस्तों कालिदास की, तो इनकी एक पुस्तक है दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम, सभी को पता होगा अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। एक इनकी पुस्तक और आती है दोस्तों मालविकाग्नि मित्रम। ये दो तो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, ये एग्जाम में दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्नि मित्रम। और इसके बाद तीसरी है दोस्तों विक्रमोर्वशीयम। क्या नाम है? विक्रमोर्वशीयम। ये दोस्तों बहुत ही कम देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो इसको भी याद कर लेना, क्या पता इस बार यही पूछ दे। इसके बाद आते हैं दोस्तों भाष्य। भाष्य जी की रचना कौन है? स्वप्न वासव दत्तम, चारुदत्त, प्रतिज्ञा प्रत्यज्ञा, योगेंद्रायण और पंचरात्र, जिसमें से पंचरात्र आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको भी दोस्तों एक नज़र में याद रख लेना। अगला है क्वेश्चन, जाति व्यवस्था को दर्शाते हुए अनटचेबल, अनटचेबल की रचना किसने की थी? जाति व्यवस्था को दर्शाते हुए हम बोलें कि दोस्तों एक पुस्तक है अनटचेबल, उसमें जो वर्णन किया गया वो जाति व्यवस्था को लेकर किया गया है। उसके लेखक कौन है? तो वह ऑप्शन नंबर डी होगा, मुल्कराज आनंद। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला दोस्तों पॉइंट और है, इनके बारे में बताया गया कि जाति व्यवस्था में भेदभाव को दर्शाती एक पुस्तक कौन है? उस पुस्तक का नाम बताइए। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो पुस्तक कौन होगी दोस्तों? अनटचेबल। अनटचेबल और यह 1935 में दोस्तों ये प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। अब जैसे आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि बताइएगा कि अनटचेबल पुस्तक क्या दर्शाती है, तो इसको भी तरीका मैं बता दूं याद करने का। अनटचेबल मतलब टच होता है, किसी को छूना। अब कहते हैं भैया अनटच मतलब छुओ मत, तो मतलब ये क्या हो गया दोस्तों? अनटचेबल का मतलब आप छुआ छूत से बताएंगे। किससे बताएंगे? छुआ छूत को लेकर। तो जो छुआ छूत जो लेकर है ये आपकी क्या दर्शाती है? जाति व्यवस्था को लेकर दर्शाती है। तो ये जाति व्यवस्था में क्या हो गया दोस्तों? भेदभाव। तो ये भेदभाव को दर्शा रही है और 1935 में दोस्तों ये प्रकाशित हुई थी। तो आप ऐसे दोस्तों इसको याद रख लेना, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अगला है कि मुल्कराज आनंद को वर्ष 1968 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार भी दोस्तों प्राप्त हुआ है। और 1971 में ही दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। और इनकी दोस्तों और भी अन्य पुस्तकें हैं, जैसे आपका द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ठीक है, ये भी पुस्तक याद रख लेना। कुली एक पुस्तक है, ये बहुत पूछी जाती है, ठीक है। और एक है दोस्तों द विलेज, द विलेज यानी कि गांव, ये भी पुस्तक इन्हीं की है। और अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स ये भी है। देखो कुली और गांव ये पुस्तक बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो कुली गांव उनकी सारी पुस्तक लिख लो और उसके आगे डैश करके लिख लेना बाई मुल्कराज आनंद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कामायनी, भाई सभी को याद है, आप लोग छठवीं सातवीं आठवीं क्लास से ही दोस्तों इनके जीवन परिचय को याद करते आए हैं, इनकी पुस्तकों को। भाई कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद। कामायनी किसकी है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद। आपको दोस्तों पहले महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, इनके अपने जीवन परिचय भी याद किए हैं ना। तो इनकी दोस्तों जो सारी रचनाएं हैं ना, यामा महादेवी वर्मा की सबसे ज़्यादा आज भी दोस्तों एग्जाम में दोस्तों अक्सर पूछ ली जाती है ना। यामा दोस्तों महादेवी वर्मा की है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, ठीक है, एक एक पुस्तक है ठूठा आम बाबू गुलाब राय, बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनके दोस्तों आपके हिंदी लेखक हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जैसे मैं कवि और उनकी प्रमुख कृतियां आपको बता दूं जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको कंपलसरी याद होनी ही चाहिए। जैसे आ जाते हैं दोस्तों आपके सुमित्रानंदन पंत, इनकी जो अक्सर एग्जाम में आ जाती है वो आ जाती है पल्लव पूछ लिया जाता है, चिदम्बरा पूछ ली जाती है और ग्राम्या, ठीक है। ये इनकी 3 पुस्तकें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आती है, इनको याद रख लेंगे भाई सुमित्रानंदन पंत है। महादेवी वर्मा की मैंने अभी बताई थी, यामा है, नीरजा है, निहार है और दोस्तों सांद गीत, ये अक्सर एग्जाम में आती रहती है। तो इनकी दोस्तों मैं देखो ज़्यादा पुस्तक नहीं बता रहा हूँ, 4 पुस्तकें हैं, एक नज़र में याद हो जाएंगी, ठीक है। अमृता प्रीतम की भी दोस्तों पूछी जाती हैं। तो अमृता जो प्रीतम की जो रचना है वो आपकी पिंजर है और रसीदी टिकट, टिकट रसीदी या रसीदी टिकट बोल सकते हैं, तो ये अमृता प्रीतम की है। और जयशंकर प्रसाद की दोस्तों सभी को पता ही है दोस्तों, इनकी तितली हो गई, झरना है, आंसू है, लहर है, अजात शत्रु है, प्रेम पथिक है, स्कंद गुप्त है, जन्मेजय का नाग यज्ञ, भाई सभी को याद होगा ये। और दोस्तों ध्रुव सामनी, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दोस्तों चौथी और अगली कौन है? हमारी कामायनी, ठीक है। और कामायनी के लिए दोस्तों इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान भी दोस्तों इन्हें प्राप्त हुआ था जयशंकर प्रसाद को। क्लियर है ना। ये सारी रचनाएं जो हैं जयशंकर प्रसाद की काफ़ी आसान है और आप लोगों की ये याद भी होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ ये दोस्तों भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री थे, जिनकी दोस्तों ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑप्शन आपके सामने मोरारजी देसाई, जगजीवन राम। जगजीवन राम का दोस्तों उपनाम दोस्तों क्या है? बाबू है, ये इनका नाम रखते हैं बाबू जगजीवन राम, ठीक है। सरदार इनकी उपाधि क्या थी दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल,
ठीक है, उपाधि भी बता दी। लाल कृष्ण आडवाणी की है दोस्तों, ठीक है, ये उप प्रधानमंत्री रहे हैं, इनकी दोस्तों ये ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। माई कंट्री माई लाइफ जो है ये दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी की दोस्तों एक ऑटोबायोग्राफी है जो 2008 में प्रकाशित हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। और लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से लेकर 2004 तक, 2002 से 2004 तक ये भारत के उप प्रधानमंत्री बने रहे। अगला है दोस्तों कादम्बरी बाणभट्ट, सभी को पता है कादम्बरी कृति के लेखक कौन है भैया। इसका तो आंसर भाई मिली सेकंड में आना चाहिए, मिली सेकंड में बाणभट्ट, बिल्कुल सही है भैया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। बाणभट्ट की रचनाएं और भी हैं जो अक्सर एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। एक तो भैया आपकी हर्षचरित बाणभट्ट और कादम्बरी बाणभट्ट। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। अब एग्जामिनर इस बार क्या क्वेश्चन कर सकता है कि बताइएगा कि बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था, तो आपका आंसर आना चाहिए हर्षवर्धन का था, ठीक है। आर्यभट्टियम संस्कृत भाषा में लिखी एक गणित की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसकी रचना आर्यभट्ट के द्वारा की गई। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, आर्यभट्ट आर्यभट्टियम नाम में ही पुस्तक का नाम छिपा है। पुस्तक में ही दोस्तों नाम छिपा हुआ, तो आप इस लेखक का नाम बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फॉर फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा थी, तो दोस्तों ये युवराज सिंह की थी, क्योंकि दोस्तों युवराज सिंह को पहले कैंसर भी था। युवराज सिंह को पहले कैंसर भी था, तो उस समय आपने देखा होगा कि लगता था कि भाई दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों फिर वो ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। फिर उन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, मतलब मेरी जीवन का एक परिचय बोल सकते हो। और इसमें लिखा था इन्होंने, इसका जो मेन जो टाइटल रहा है वो था इसकी फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, मतलब क्रिकेट के समय कैंसर हुआ और उसके बाद मतलब मैं ठीक हुआ और मैंने फिर से बैकअप किया और फिर से भी दोस्तों ये भारतीय क्रिकेटर जो युवराज सिंह थे ये दोस्तों मैदान में भी आए। तो ये दोस्तों युवराज सिंह, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखना, क्योंकि किस भारतीय क्रिकेटर को होता है ये आपको सभी को पता होगा, युवराज सिंह को, ठीक है। और युवराज सिंह जो है भारत के प्रसिद्ध बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं भैया, ठीक है, बाएं हाथ से खेलते थे, लेफ्टी, और ये ऑफ स्पिन गेंदबाज भी हैं। युवराज सिंह वर्ष 2011 में दोस्तों क्रिकेट वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज भी रहे हैं। और युवराज सिंह ने दोस्तों T20 विश्व कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉड की दोस्तों एक ओवर में कितनी गेंदें होती, 6, और 6 के 6 छक्के मारे थे। ये दोस्तों विश्व रिकॉर्ड है जो कि अभी तक कोई तोड़ ना पाया है, अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। अब कौन तोड़ेगा, कब तोड़ेगा भी कोई पता नहीं, कब किसका कौन सा रिकॉर्ड तोड़ दे, लेकिन अभी तक इनका भी कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। और किसकी गेंद पर तोड़ा था, ब्रॉड की। ये जो ब्रॉड था ये इंग्लैंड के खिलाफ दोस्तों मैच हो रहा था, इसके दोस्तों एक ओवर में छह गेंदों पे 6 छक्के लगाए थे, भाई सबको पता होगा भाई। अगला दोस्तों अंग्रेजी उपन्यास है एक लिटिल वुमन। लिटिल वुमन निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था, तो ये है दोस्तों लुइसा मे अल्कॉट। लुइसा मे अल्कॉट, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर होगा कि लुइसा मे अल्कॉट लिटिल वुमन एक पुस्तक की रचना की थी। लिटिल वुमन उपन्यास के लेखक लुइसा मे अल्कॉट हैं। इस पुस्तक में अमेरिका गृह युद्ध के समय 4 बेटियों की कहानी का वर्णन है। अन्य भी दोस्तों इनकी पुस्तकें हैं, जैसे आपकी टाइपी है, टाइपी किसकी पुस्तक है, हरमन मेलविल की पुस्तक है। दी वार्डन एंथोनी ट्रोलोप की है। सीन्स ऑफ क्लैरिकल लाइफ ये दोस्तों जॉर्ज इलियट की है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, जॉर्ज इलियट वाली ये पुस्तक जो है इंपॉर्टेंट लगा लेना। अगला है निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध उपन्यास गुलिवियर्स, भाई गुलिवियर्स ट्रेवल्स, भाई गुलिवियर की कहानी लिलीपुट, नाम सुना है ना भाई, लिलीपुट। लिलीपुट आप लोगों ने किस में पढ़ी थी, शायद मुझे लगता है मुझे याद नहीं आ रहा है, वैसे शायद 10th क्लास में थी लिलीपुट, गुलिवर इन लिलीपुट। वे लिलीपुट शहर में फंस गया था, है ना, छोटे छोटे लोग उसमें उसको बांध दिए थे, और उसकी एक मूवी भी बना दी है। वो कौन सी थी यार भाई, मतलब वो हालांकि गुलिवर का नाम नहीं है उसमें, पिक्चर का नाम शायद जजंत्रम ममंत्रम करके ऐसी कोई पिक्चर है। उसमें भी दोस्तों मतलब अगर उस स्टोरी को देखा जाए ना तो वो एकदम वो लिलीपुट की तरह उसमें भी बना रखा है। हालांकि दोस्तों वो चीज़ अलग है, लेकिन वो एक मनोरंजन मूवी की तरह बना दी थी। तो ये गुलिवर्स जो ट्रेवल से आपके लिलीपुट आपने कहानी पढ़ी थी उसमें है। तो दोस्तों इसके लेखक कौन थे, जोनाथन स्विफ्ट। ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन का आंसर होगा जोनाथन स्विफ्ट की दोस्तों ये पुस्तक है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टेड जो है कहानी है ये। अगला है कि गुलिवर ट्रेवल्स उपन्यास को इंडो आयरिश लेखक थे जोनाथन स्विफ्ट ने इसे लिखा था। जोनाथन स्विफ्ट की और भी अन्य अन्य पुस्तक हैं, जैसे द मॉडेस्ट प्रपोजल है, रस्किन बॉन्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, इनकी भी दोस्तों काफ़ी पुस्तक आती हैं। रस्किन बॉन्ड की रचना है जैसे द ब्लू अम्ब्रेला, नीला छाता, नीली छतरी, रोड्स टू मसूरी और चेरी ट्री, तीनों पुस्तकें मोस्ट इंपॉर्टेंट है और तीनों आपके एग्जाम में फंसने वाली हैं, ठीक है। तो याद रख लेना, कोई से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का चांस रहेगा। अगला क्वेश्चन चलते भैया, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, बादशाहनामा के लेखक कौन थे। तो दोस्तों बादशाहनामा के जो लेखक हैं वो कौन थे,
ऑप्शन आपके सामने है, अब्दुल हमीद लाहौरी थे। कौन थे दोस्तों? अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे, ये दोस्तों बादशाह नामा पुस्तक के लेखक है। इसको ना इंपॉर्टेंट लगा लो भाई आप लोग, इसको भाई सभी लोग इंपॉर्टेंट पुस्तक बनाएंगे, ठीक है। अगला है अब्दुल हामिद लाहौरी बादशाहनामा, अबुल फजल अकबरनामा, तीनों इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार बना के नोट करो, ठीक है। अब्दुल हमीद लाहौरी के दोस्तों गुरु के जो गुरु थे वो कौन थे? अबुल फजल थे। और देखिए अब्दुल हमीद लाहौरी के जो गुरु थे वो कौन थे? अबुल फजल इनके गुरु थे। राग दरबारी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, ये सभी को पता होगा, श्रीलाल शुक्ला की है। किसकी है? राग दरबारी किसकी है दोस्तों? श्रीलाल शुक्ल। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रागदारी जो है एक उपन्यास है जिसके लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं, और श्रीलाल शुक्ल की अन्य रचनाएं जैसे सूनी घाटी है, सूनी घाटी का सूरज है, आदमी का जहर है, कुछ जमीन पर तो कुछ हवा में, विश्रामपुर का संत तथा जहालत के 50 साल, ये पुस्तकें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सूर्यकांत त्रिपाठी की भाई परमल आ गई, परमल गीत का है, अनामिका है और बेला है, ये भी याद रख लेना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। धर्मवीर भारती की जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका सूरज का सातवां घोड़ा, बहुत पूछा जाता है, और गुनाहों का देवता, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुकी हैं और सभी को याद भी होगा, ठीक है। हरवंश राय बच्चन की जो सबसे ज़्यादा आ जाती है, दो चट्टानें, बहुत बार पूछी गई, यूपी कांस्टेबल में भी कई बार आ चुकी है, ये आपके यूपीएसआई में भी कई बार आ चुकी है और इस बार भी आने के चांसेस हैं। मधुशाला है और मधुकलश है, मधुशाला है, मधुकलश है, ये और एक दो चट्टान है, हरवंश राय बच्चन की सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाली रचनाएं हैं। अगला है हमारा हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट, डी सुब्बा राव की आत्मकथा है, जो कि एक क्या थे? एक बैंकर थे। आपने 10 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 500 का नोट, उसमें दोस्तों आपने देखा होगा लिखा रहता था दी सुब्बा राव, है ना, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, है ना, लिखा रहता है ना। उसी के नीचे दोस्तों साइन भी होता है, दी सुब्बा राव। और ये कौन थे लेखक? यावे रेड्डी लिख के आता था, मुझे जो याद है ना उनके बता रहा हूँ, ठीक है। दी सुब्बा राव, यावे रेड्डी, शक्तिकांत दास, ये सभी के बैंकर हैं, तो बड़े ये बैंकर थे। और दी सुब्बा राव के नाम से आप याद रखना भैया, 10 रुपए के नोट में बहुत लिखा था। ऑप्शन नंबर सी। अब देखो डी सुब्बा राव भारतीय रिजर्व बैंक के दोस्तों ये 22वें गवर्नर थे, ठीक है। आरबीआई का जो प्रथम गवर्नर था वो था सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख वर्तमान में जो है वो कौन है? संजय मल्होत्रा। अब जो नोट आ रहे हैं ना उसमें देखना संजय मल्होत्रा लिख के आएगा, ठीक है ना, संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है द ग्रेट गैट्सबी, दी ग्रेट गैट्सबी, ये पुस्तक मेरे पास भी रखी हुई है, दी ग्रेट गैट्सबी है। और ये एक अंग्रेजी पुस्तकान है और इसके जो लेखक हैं वो हैं दोस्तों एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड। जिसके लोग लेखक कौन है? एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड है। जो दी ग्रेट गैट्सबी जो पुस्तक है, ये थोड़ी सी एक रोमांटिक पुस्तक है जिसमें एक रोमांटिक कहानी के बारे में वर्णन दिया गया। दी ग्रेट गैट्सबी, एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड, इनकी दोस्तों ये पुस्तक है दी ग्रेट गैट्सबी। और आगे चलते हैं, इनके पॉइंट के बारे में जानते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने ये रहा, दी ग्रेट गैट्सबी वर्ष 1925 में लिखित अंग्रेजी उपन्यास, अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक हैं एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड का है। और एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड की अन्य पुस्तक हैं जैसे दिस साइड ऑफ पैराडाइज और टेंडर इज द नाइट आदि, ठीक है। फिट्जगेराल्ड, इनका नाम याद रखना भाई, ये पुस्तक है दी ग्रेट गैट्सबी फिट्जगेराल्ड की है। निम्नलिखित उपन्यासकारों में से किसने मिडनाइट्स चिल्ड्रन लिखा था? तो ये सलमान रुश्दी की है, ठीक है। इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट बना लेना। सलमान रुश्दी लेखक एवं उनसे लिखित उपन्यास, जैसे सलमान रुश्दी की एक पुस्तक है हमारी द सैटनिक वर्सेज, कई बार एग्जाम में आई है, ठीक है। ग्राउंड बीनीथ हर फीट है, शालीमार द क्लाउन और मिडनाइट्स चिल्ड्रन, ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द सैटनिक वर्सेज और मिडनाइट्स चिल्ड्रन। वी एस नायपॉल की भी पुस्तकें बहुत सी पूछी जाती हैं। इन ए फ्री स्टेट है, मैजिक सीड्स है, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिस्टर विश्वास। विक्रम सेठ की है ए सुटेबल बॉय, कई बार एग्जाम में आई है। द गोल्डन गेट, कई बार एग्जाम में आई है। टू लिप्स, बिस्टली टेल्स फ्रॉम हियर एंड देयर, ये भी आ चुकी है। शशि थरूर की पुस्तक है जैसे अन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाई है। और भाई आई एम अ हिंदू, भाई आई एम ए हिंदू, दोस्तों ये भी पुस्तक जो है शशि थरूर की है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। यहाँ से दोस्तों आगे कोई पुस्तक आती है एग्जाम में, तो लगभग दोस्तों ये मोस्ट पॉपुलर पुस्तक हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला है बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? ये लुइस कैरोल की पुस्तक है। किसकी है भाई? लुइस कैरोल की ये पुस्तक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों हमारा वर्ष 1865 में प्रसिद्ध उपन्यास एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड को लुइस कैरोल के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की दोस्तों आत्मकथा लिखी है? तो वो है दोस्तों साइना नेहवाल हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं और उनसे संबंधित खेल और उनकी कुछ ऑटोबायोग्राफी, जैसे साइना नेहवाल की है दोस्तों प्लेइंग टू विन,
और ये एक बैडमिंटन प्लेयर है। अभिनव बिंद्रा की है दोस्तों ए शॉट एट हिस्ट्री, और ये एक निशानेबाजी के प्लेयर हैं। सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे, सभी को याद होगा, ये क्रिकेट से संबंधित। और सुनील गावस्कर की दोस्तों है सनी डेज, ये दोस्तों ये भी क्रिकेट से संबंधित है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो इसको याद कर लेना भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों हमारा प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिलप्पादिकारम, ये मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो दोस्तों शिलप्पादिकारम जो है ये आपका तमिल भाषा में है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। शिलप्पादिकारम जो है ये तमिल भाषा में दोस्तों ये लिखा गया, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। शिलप्पादिकारम एक तमिल साहित्य का प्रमुख महाकाव्य है जिसकी रचना 1800 वर्ष पूर्व इलांगो आदिगल ने के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा दोस्तों मणि मेखले सीता लेसतनार द्वारा लिखा गया एक अन्य तमिल महाकाव्य है। यह दोनों तमिल महाकाव्य संगम वंश और राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हैं। हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट लगा लेना, इंद्रजाल के लेखक जो है ये जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। अब यहाँ पे मैं कुछ प्रसिद्ध उपन्यास लिख रहा हूँ, 3 बताऊंगा। गुनाहों का देवता अभी बताया था, धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा भी धर्मवीर भारती का है। गोदान और गबन, गोदान गबन बहुत पूछे जाते हैं, गोदान गबन ये मुंशी प्रेमचंद का है, ठीक है। इंद्रजाल किसका है? जयशंकर प्रसाद है। इसके बाद दोस्तों आपका आंसू है, झरना है, लहर है, कामायनी है, ठीक है। आंसू हो गया, झरना हो गया है ना, लहर हो गया, और दोस्तों आपका कामायनी, ये सभी किसकी हैं? ये भी आपके जयशंकर प्रसाद की हैं। अगला है दोस्तों मीन कॉम्प, ये भी इंपॉर्टेंट है। मीन कॉम्प एग्जाम में कई बार आई है। मीन कॉम्प पुस्तक के राजनेता किस राजनेता के द्वारा लिखा गया है? तो ये एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखा गया, ठीक है। एडोल्फ हिटलर की दोस्तों पुस्तक है मीन कॉम्प। मीन कॉम्प पुस्तक किसकी है? तो एक जर्मनी के पूर्व चांसलर थे दोस्तों एडोल्फ हिटलर, इनकी दोस्तों ये आत्मकथा लिखी गई है। आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के द्वारा लिखी गई किसकी आत्मकथा है? ये दोस्तों नेल्सन मंडेला की है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये पुस्तक, इस आत्मकथा के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला हैं। फिर से यहाँ पे मैं प्रमुख विद्वान उनकी आत्मकथा, जैसे भीमराव अम्बेडकर की है वेटिंग फॉर अ वीज़ा, वेटिंग फॉर अ वीज़ा जो बी आर अम्बेडकर की है। नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इनकी आत्मकथा है। और महात्मा गांधी के माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो और ये याद भी होगी सभी को, ठीक है ना, ये भी याद भी होगी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं, ठीक है। आगे चलते अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला है बुद्धचरित, भैया सभी को पता होगा बुद्धचरित के लेखक अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष है। यह किस कुषाण राजा के दरबारी के दार्शनिक थे? ये किस कुषाण राजा के दरबारी के दार्शनिक थे? तो ये कनिष्क प्रथम के थे। किसके थे मेरे भाई? आपको सिर्फ कनिष्क प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। अश्वघोष कुषाण शासक द्वारा कनिष्क प्रथम के राज के दार्शनिक थे, और बुद्धचरित की रचना की गई, और भगवान बुद्ध के जीवन पर दोस्तों ये आधारित एक महाकाव्य है। तो बुद्धचरित के रचनाकार कौन है? तो आपको सिर्फ अश्वघोष है। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने एस अगेंस्ट ऑड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई इसको, इनकी आत्मकथा लिखी है? तो ये सोनिया मिर्जा की है। किसकी है भाई? सानिया मिर्जा की है, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध खिलाड़ी उनकी आत्मकथा, जैसे सानिया मिर्जा की आत्मकथा है एस अगेंस्ट ऑड्स, साइना नेहवाल की है प्लेइंग टू विन, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। अनस्टॉपेबल, माई लाइफ शो फॉर मारिया सारापोवा, ये भी एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछी जा चुकी है। एक प्रसिद्ध उपन्यास था गोदान गबन, अभी बताया मुंशी प्रेमचंद कहाँ है भाई? पकड़ो इनको, ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर दो भाई। ऑप्शन नंबर डी गोदान गबन किसकी रचना है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। प्रसिद्ध मुंशी प्रेमचंद की जैसे गोदान है, सेवा सदन है, कफन है, पूस की रात है, और दोस्तों गबन है, ठीक है। ये किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। सूर्यकांत त्रिपाली निराला की परमल है, अनामिका है, गीत के रिपीटेड है, मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको। जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, कानन कुसुम है, झरना है, आंसू है, और लहर है। हरवंश राय बच्चन की मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, देखो जिसमें भी मधु 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 आ रहे हैं ना, तो ये सभी हरवंश राय बच्चन की हैं। और निशा है, निमंत्रण है, ठीक है, ये सभी किसकी हैं? और दो चट्टानें याद रख लेना, ये भी पूछी जाती है। दो चट्टानें भी दोस्तों ये किसकी पुस्तक है? ये हरवंश राय बच्चन की पुस्तक है, दो चट्टानें, ठीक है, क्लियर। अगला है दोस्तों वाई आई एम एन एथीस्ट, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों सरदार भगत सिंह की है, ऑप्शन नंबर बी, सरदार भगत सिंह। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे भाई, थोड़ा सा फास्ट। मैं नास्तिक क्यों हूँ, लेख भगत सिंह ने जेल में रहते हुए दोस्तों लिखा था। यह लेख जो है दोस्तों 27 दिसंबर 1931 को लाहौर के अखबार द पीपल में दोस्तों यह बात प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने सिक्स मशीन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? तो दोस्तों वो सिक्स मशीन की जो आत्मकथा है ये क्रिस गेल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज प्लेयर। प्रसिद्ध क्रिकेटर क्रिस गेल, इनकी आत्मकथा है दोस्तों सिक्स मशीन। एडम गिलक्रिस्ट की है दोस्तों ट्रू कलर्स माई लाइफ। सुनील गावस्कर सनी डेज। सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे।
सनी डेज एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखी थी? तो अभी मैंने बताया कि सनी डेज किसकी थी, तो ये देखो भाई, सनी डेज बाई सुनील गावस्कर। ये भी क्वेश्चन देखो 2023 में आ भी चुका है एग्जाम में। प्रमुख खिलाड़ियों की पुस्तक और प्रमुख आपके रचनाकार, प्रमुख लेखक लेखिकाएं याद कर लेना, स्टैटिक जीके में क्वेश्चन जरूर बनेगा। सुनील गावस्कर, सनी डेज, ठीक है ना भाई। प्रसिद्ध क्रिकेटर और उनकी आत्मकथा भाई, सुनील गावस्कर, सनी डेज, मोहिंदर अमरनाथ, फियरलेस, राहुल द्रविड़, द नाइस गाई टू फिनिश्ड फर्स्ट, कपिल देव, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। हाफ गर्लफ्रेंड एंड इंडियन वन गर्ल के लेखक कौन है? तो ये चेतन भगत की रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध लेखक है, पुस्तक है चेतन भगत, द गर्ल इन रूम और वन अरेंज्ड मैरिज मर्डर, ये चेतन भगत की है। किरण देसाई की है, हल्ला बलू, इन द गुआवा ऑर्चर्ड और हानि की विरासत, ये किरण देसाई की है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने ओपन एन ऑटोबायोग्राफी लिखी है? तो ये आंद्रे अगासी की है। किसकी रचना है दोस्तों? आंद्रे अगासी की रचना है। आंद्रे अगासी एक अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी है। कौन है दोस्तों? आंद्रे अगासी एक अमेरिकी टेनिस प्लेयर है। अगला क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे। भाई अभी बताया ना, ये सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। मतलब मैं जितने वही पॉइंट बता रहा हूँ जो एग्जाम में आ चुके और एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है ना। और इससे भाई ज़्यादा डीपली कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि जो आपके मोस्ट पॉपुलर जो प्लेयर हैं, इन्हीं की दोस्तों अक्सर आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसे प्लेइंग इट माई वे किसकी थी? अभी बताए थे, सचिन तेंदुलकर की, ऑप्शन नंबर बी। और कपिल देव की स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है, ठीक है, याद रखना। सचिन तेंदुलकर की कौन है दोस्तों? प्लेइंग इट माई वे ऑफ माई ऑटोबायोग्राफी। कपिल देव की स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। और राहुल द्रविड़ की द नाइस गाई हु फिनिश्ड फर्स्ट। एक चीज़ को भाई लगभग आपके सामने 2 से 3 बार रिपीट हो रही ना, तो चीज़ें आपको याद जरूर हो रही होंगी। अगला है हमारा, इम्परफेक्ट किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये दोस्तों संजय मांजरेकर की है। किसकी है भाई? आपको अक्सर ये दोस्तों कुछ पुस्तक जो है ये संजय मांजरेकर की है। प्रसिद्ध क्रिकेटर उनकी आत्मकथा, जैसे आपके संजय मांजरेकर इम्परफेक्ट, सुनील गावस्कर सनी डेज, रवि शास्त्री स्टार गेजिंग, द प्लेयर्स इन माई लाइफ, कपिल देव स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। 3-4 बार तो कपिल देव की मैं याद करा चुका हूँ, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट याद तो हो ही गया होगा। अगला है प्रसिद्ध कृति शिशुपाल वध, किसके लेखक कौन है? तो दोस्तों ये माघ हैं। शिशुपाल वध माघ लेखक हैं इसके। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट लगाते चलो भाई, ठीक है। स्वप्न वासवदत्तम भास की है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, गीत गोविंद दोस्तों जयदेव की, और कीर्तार्जुनीयम भारवी, ये है, ठीक है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम भी दोस्तों आपको याद रख लेना, ठीक है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके एग्जाम में दोस्तों यहाँ से भी आने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट है, वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ऑप्शन नंबर डी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों ने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह का कानून पारित हुआ, और इन्होंने अपने इकलौते पुत्र का विवाह एक विधवा से ही किया था। क्लियर है। आगे चलते अपने अगले पॉइंट की ओर। राम मोहन राय ने अपनी पहली किताब तुहफत उल मुवाहिदीन फारसी भाषा में लिखी थी। लॉर्ड लॉर्ड क्या लिखा है भाई? लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है, जो कि आपका जेके रोलिंग का है। किसका दोस्तों? जेके रोलिंग का है। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट जेके रोलिंग की एक पुस्तक है हैरी पॉटर। हैरी पॉटर की पुस्तक के लेखक जेके रोलिंग ही हैं। इनकी किताबों में आने वाला एक काल्पनिक किरदार है, वह पहली बार 1997 में आई किताब हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर स्टोन में दोस्तों दिखाई दिया था। और रस्किन बॉन्ड इट्स अ वंडरफुल लाइफ दोस्तों इसके लेखक है, रस्किन बॉन्ड इट्स अ वंडरफुल लाइफ। काल्पनिक कस्बा मालगुडी के द्वारा लिखी गई कहानियों किस में वर्णित की गई हैं? तो ये आर के नारायण के द्वारा वर्णित की गई है। किसके द्वारा? आर के नारायण के द्वारा वर्णित की गई है, ऑप्शन नंबर सी। आर के नारायण की अन्य पुस्तकें जैसे डार्क रूम है और द गाइड है, सारी इंपॉर्टेंट है भाई, जितने भी स्टार पॉइंट है। द गर्ल ऑफ नागराज है। सुधा मूर्ति एक लेखिका, एक सक्रिय भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और महाश्वेता सुधा मूर्ति का एक कन्नड़ उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद का तो पता ही है, कूदान, कर्मभूमि, गबन, मानसरोवर, निर्मला, इनके दोस्तों कुछ उपन्यास हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक एम के गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई, मतलब महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो दोस्तों वो है आपकी इंडियन गोल्डन थ्रेश होल्ड है। ये गोल्डन थ्रेश होल्ड है, ये दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई? तो याद रखना, ये सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक जो है? ये सरोजनी नायडू के द्वारा यह लिखी गई है, ठीक है ना, ये चीज़ को याद रखना। पॉइंट की बात में बात करें तो सरोजनी नायडू ने दोस्तों 3 संग्रह लिखे, द गोल्ड थ्रेशोल्ड 1905 में, द बर्ड ऑफ टाइम 1912 और द ब्रोकन विंग 1917। ये दोस्तों प्रकाशित अपनी कविताओं पर इन्होंने भारत की प्रशंसा की। द शैडो लाइन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छी पुस्तक है द शैडो लाइन्स।
द शैडोलैंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है अमिताभ घोष है। कौन है भाई? अमिताभ घोष है। अमिताभ घोष की अन्य पुस्तकें हैं जैसे शीश महल है, बंदूक द्वीप है, अग्निवर्षा है। रवीश कुमार की पुस्तकें आती हैं इश्क में शहर होना, द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी, कल्चर एंड द नेशन और बोलना ही है लोकतंत्र। अमीश त्रिपाठी की पहली पुस्तक थी द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा। अरुंधति राय के द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। निम्नलिखित में से किसने नाट्यकला नाट्यशास्त्र? भरत मुनि। भैया भरत मुनि कहाँ है? ये रहे ऑप्शन नंबर ए। नाट्यशास्त्र जैसे ही देखो तुरंत भरत मुनि पर टूट पड़ो। क्लियर है, याद हो गया। भारत के दोस्तों 8 मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य हैं जैसे आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी दोस्तों मणिपुर का है, कुचिपुड़ी कच्चे में अंधेरी पूड़ी कच्चे में खाई आंध्र प्रदेश का है आपका, सत्रिया तो पता ही आपका असम का है। और ये दोस्तों जितने भी आपके नृत्य हैं ना, ये सारे वो नृत्य हैं जो अक्सर एग्जाम में यही पूछे जाते हैं और याद भी होंगे आप लोगों को। ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि आपको याद ना हो, याद भी होंगे आपको। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से दोस्तों किसने लिखा है? तो दोस्तों ये भास्कराचार्य की पुस्तक है। किसकी है? भास्कराचार्य, ऑप्शन नंबर सी। सिद्धांत शिरोमणि नामक एक प्राचीन ग्रंथ भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य ने लिखा था और यह ग्रंथ दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसे दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है अर्थात लीलावती, बीजगणित और गणिताध्याय और गोलाध्याय। आर्यभट्ट के प्रमुख ग्रंथ में आर्यभट्टी, ये सभी को पता है, अभी मैंने बताया भी था, ये एग्जाम में भी आ चुका है। और ब्रह्मगुप्त का एक प्रमुख ग्रंथ है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। तो ब्रह्म में ही दोस्तों ब्रह्मगुप्त है, तो बस नाम में ही पुस्तक में ही दोस्तों नाम छिपा हुआ है। दोनों की पुस्तक में नाम छिपा हो तो इनमें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एग्जाम आते ही आंसर आएगा आपका। अबुल फजल द्वारा लिखा गया है अकबरनामा, ये कितनी कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है तो दोस्तों 3 पुस्तकों में विभाजित है। किसमें है? यह 3 पुस्तकों में यह विभाजित है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर होगा। अबुल फजल इब्न मुबारक मुगल बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। वे एक लेखक थे, इतिहासकार और दोस्तों एक राजनीतिज्ञ भी थे। अबुल फजल ने अकबरनामा की दोस्तों 3 पुस्तकों में बांटा, जिनमें से पहली 2 वृतांत हैं और तीसरी किताब आईने अकबरी बाई अबुल फजल। ठीक है, अकबरनामा यह दोस्तों फारसी भाषा में इन्होंने लिखा है। रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो भैया वो हैं आपके तुलसीदास। रामचरितमानस जो है ये तुलसीदास ने लिखी है और वाल्मीकि ने क्या लिखा है? इन्होंने रामायण लिखी है। इन्होंने क्या लिखी है? रामायण लिखी है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र आपको याद रखना है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस बाई तुलसीदास। ठीक है, महर्षि वेदव्यास ने दोस्तों इन्होंने क्या लिखा था? इनके बारे में भी जान लो भाई। इन्होंने दोस्तों महाभारत लिखा था। इन्होंने क्या लिखा था दोस्तों? महाभारत। ठीक है, भरत मुनि का क्या बताया मैंने? नाट्यशास्त्र। इससे क्या होगा भाई? चीज़ें आपको याद होंगी। ठीक है, वाल्मीकि का क्या था दोस्तों? रामायण था। और तुलसीदास का क्या था? रामचरितमानस था। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत महाकाव्य लिखा, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ की रचना की और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य लिखा। क्लियर भाई? नो डाउट। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास, अरुंधति रॉय। कौन है भाई? अरुंधति रॉय। ऑप्शन नंबर सी, द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये पुस्तक भी कई बार एग्जाम में आई है। लेखक है सलमान रुश्दी। शालीमार द क्लाउन, द सैटनिक वर्सेज मिडनाइट चिल्ड्रन। द सैटनिक वर्सेज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिडनाइट चिल्ड्रन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम बाई सलमान रुश्दी। पॉल बेट्टी द सेल आउट, विक्रम सेठ के स्टेबल बॉय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द गोल्डन गेट एंड इक्वल म्यूजिक। शोभा डे, शोभा डे का पुस्तक है शोभा और नेवर है डल डे। जब नाम में ही डे है और लास्ट में डल डे है तो बस याद हो गया शोभा डे। ठीक है, पुस्तक याद होगी इनकी। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, एक कहानी चलती थी आपकी मंजरी की पुस्तक में आती थी, सरकारी पुस्तक हुआ करती थी जिसके लेखक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भाई कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी, जिसमें वो पेटू था, बहुत खाना खाता था, है ना, तो बस वही है अंधेर नगरी चौपट राजा। ठीक है, 171। अगला दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अन्य नाटक है जैसे आपका भारत दुर्दशा है, सत्य हरिश्चंद्र है और नील देवी है, ये पुस्तकें रचना की। मैथिली षड् गुप्त की दोस्तों बहुत आती हैं जैसे जयद्रथ वध है, साकेत, साकेत पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, नहुस। नहुस पूछी जाती है बहुत। जयद्रथ वध आती है। ठीक है, पंचवटी आती है, साकेत आती है, विष्णुप्रिया आती है, ये बहुत एग्जाम में आती हैं। तो इनकी भी दोस्तों पुस्तकें हैं जो आपको याद रखनी है। आगे चलते अपने अगले पॉइंट की ओर। अब देखो याद कर लेना तो किसी ना किसी एग्जाम में दोस्तों ये आपकी जरूर हेल्प करेंगी ये पुस्तकें। ऐसा नहीं कि एग्जाम में ना आएंगी, ये किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछ लेगा और दिल्ली पुलिस में जरूर एक ना कोई पुस्तक से लेखा जरूर पूछा जाएगा। सरस्वती का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक किया। अगला हमारा द आर्ट ऑफ लिविंग, अ गाइड टू कंटेंटमेंट, जॉय
एंड फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन आपके सामने हैं, तो वो है आपके दलाई लामा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा भैया क्या? दलाई लामा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किरण बेदी की पुस्तक बता दूं तो इनकी है इट्स ऑलवेज पॉसिबल, क्रिएटिंग लीडरशिप और एज आई सी। जसवंत सिंह की है डिफेंडिंग इंडिया, जिन्ना इंडिया पार्टीशन और इंडिपेंडेंस, जसवंत सिंह की है। शशि थरूर की है वाई आई एम अ हिंदू और पैक्स इंडिका। एम जी अकबर एक इंडिका पुस्तक वो मेगास्थनीज की है, ये पैक्स इंडिका है, ये शशि थरूर की है। एम जी अकबर ये दोस्तों नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया। अगला है वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो दोस्तों वह है मलाला यूसुफजई। कौन है भाई? मलाला यूसुफजई है, ऑप्शन नंबर सी। ग्रेटा थनबर्ग लेखक जो है, इनकी पुस्तक थी द क्लाइमेट वॉक और स्कूल स्ट्राइक। तस्लीमा नसरीन की जो सबसे इंपॉर्टेंट है लज्जा है, और औरत के हक में और बेशर्म। ये दोस्तों लज्जा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि तस्लीमा नसरीन की है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल, भाई सभी को याद होगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत के दोस्तों राष्ट्रीय गीत आते हैं, जैसे वंदे मातरम है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान गाया, जिसका नाम था जन गण मन समेत। उन्होंने और भी कई गीत लिखे। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने बांग्लादेश में राष्ट्रगान लिखा था, अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला ये बांग्लादेशी भाषा में राष्ट्रगान लिखा। क्लोज टू द बोन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्लोज टू द बोन, क्लोज टू द बोन पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है? तो वो हैं आपके लिशा रे। कौन है भाई? शिल्पा शेट्टी, ऋषि कपूर, युवराज सिंह या लिशा रे? तो वो हैं दोस्तों लिशा रे। शिल्पा शेट्टी की यदि पुस्तक की बात करता हूँ तो इनकी पुस्तक है द डायरी ऑफ आ डोमेस्टिक दीवा। ऋषि कपूर की पुस्तक थी खुल्लम खुल्ला। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ कम टू बैक कैंसर, वही वाला क्वेश्चन है। सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे। ट्विंकल खन्ना द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, और डाटर ऑफ ट्विंकल खन्ना, डाटर ऑफ राजेश खन्ना। दिलीप कुमार की थी दोस्तों द सब्सटेंस एंड द शैडो। नेक्स्ट है हमारी, निम्नलिखित में से किसने मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक के लेखक की थी? लेखक कौन थे? वो है दारा शिकोह, ऑप्शन नंबर बी। दारा शिकोह जो थे ये दोस्तों मुगल सम्राट शाहजहां का बेटा था, और इनकी माता का नाम मुमताज महल था, और इसने 52 उपनिषदों में एक फारसी भाषा में अनुवाद करवाया, जिन्हें दोस्तों सिर ए अकबर भी कहा जाता है। द फायर वंस ब्लू करुण केशव और किसके द्वारा लिखित भारत में महिला क्रिकेट का विस्तृत बहुअपेक्षित इतिहास है? तो वो है आपका सिद्धांत पटनायक। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। द फायर वंस ब्लू आ हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स क्रिकेट नामक एक किताब में भारतीय महिला क्रिकेटर की कहानी को दर्शाया गया है। भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में जीता था, ये भी इंपॉर्टेंट है। भावना बालकृष्णन पेशे से एक भारतीय एंकर क्रिकेटर कमेंटेटर हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखक ई एम फोस्टर है? तो ई एम फोस्टर की पुस्तक जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए पैसेज टू इंडिया बाय ई एम फोस्टर, इसको भाई इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी भाई। ई एम फोस्टर बाय ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अब यहाँ पर उर्वशी बुटालिया की पुस्तक है दी अदर साइड ऑफ साइलेंस। उर्वशी बुटालिया, ठीक है, इनकी पुस्तक क्या है दोस्तों? दी अदर साइड ऑफ साइलेंस। क्लियर है ना? आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अमिताभ घोष की पुस्तक है दी हंग्री टाइड। द हंग्री टाइड ये अमिताभ घोष की है। ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक, ये किसकी है दोस्तों पुस्तक? ये खुशवंत सिंह की है। यस्मीना खान, यस्मीना खान की दोस्तों जो पुस्तक है, सॉरी यस्मीना खान नहीं, यास्मीन खान, यास्मीन खान की पुस्तक है दी सेफ्रॉन टेल्स। दी सेफ्रॉन टेल्स दोस्तों ये किसकी है? यास्मीन खान की है। भारत के ओलंपिक में हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता? तो ये 1980 में जीता था, 1980 में हॉकी में गोल्ड मेडल। भारत ने अब तक हॉकी में कितने जीते हैं? तो भारत ने अब तक हॉकी ओलंपिक में दोस्तों 8 बार गोल्ड मेडल जीता है। पहला 1928 में, दूसरा 1932 में, तीसरा 1936 में, चौथा 1948 में, और फिर 1952 में, फिर आपका 56 में, फिर आपका 64 में, फिर आपका 1980 में। और भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक 1928 में जीता था, ये देखो। और अंतिम बार कब जीता? 1980 में। तो पहला अंतिम हमेशा याद रखना, चीज़ें याद करना है। भारत ने हॉकी में पिछला स्वर्ण पदक वर्ष 1980 में, 1980 से लेकर फिर अभी तक इन्होंने जीता ही नहीं। इसके बाद दोस्तों मॉस्को ओलंपिक 1980 में जीता। फिर भारत ने 2024 में पुरुष हॉकी टीम ने ये कांस्य पदक जीता 2024 में। अगला दोस्तों, भारत बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1950 में हुई थी, ठीक है, भारतीय बास्केटबॉल की स्थापना। अगला है दोस्तों, भारतीय बास्केटबॉल की स्थापना 1950 में हुई थी, और भारत की राष्ट्रीय जो बास्केटबॉल टीम है
1936 में इसकी सदस्य बनी थी फीबा। क्या बनी थी? फीबा। एक बास्केटबॉल टीम की में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप सभी को पता है 5 खिलाड़ी होते हैं। जैसे क्रिकेट में 11, खो-खो में 9 और बास्केटबॉल में आपके 5, ठीक है? हॉकी में 11 है, फुटबॉल में 11 है। तो ऐसे आपको याद रखना है, जितने भी आपके खिलाड़ी हैं, किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं, इनके भी नाम याद रखना है। बास्केटबॉल ये आयताकार मैदान में खेला जाता है, इस टाइप से आयताकार मैदान में दोस्तों इसको खेला जाता है इस प्रकार से, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की थी? तो ऑप्शन आपके सामने है, तो वो है आपका भारत। भारत होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप में भारत ने दोस्तों इसकी मेजबानी की थी। यह टूर्नामेंट भारत के शहरों में से नई दिल्ली है, गुवाहाटी है, मुंबई है, गोवा है, कोच्चि, कोलकाता में दोस्तों ये आयोजित हुआ था। इस टूर्नामेंट का दोस्तों जो शुभंकर था वो था खेले ओ। इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर दोस्तों पहली बार अंडर 17 में दोस्तों इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण किस राज्य में दोस्तों ये आयोजित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने ये रहे, असम, कर्नाटक, हरियाणा, उड़ीसा। तो इसका जो आंसर था वो है आपका उड़ीसा। फरवरी 2020 में उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में पहली बार इन खेलों का दोस्तों आयोजन हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 की विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी रही थी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की आईयूजी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में आयोजित गुवाहाटी असम में दोस्तों आयोजित हुआ था। इन खेलों को भारतीय खेल प्राधिकरण, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा विश्वविद्यालय संघ, भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघ मिलकर दोस्तों आयोजित इसको करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी है जो क्रिकेट से संबंधित है? तो वो आपकी दिलीप ट्रॉफी है। दिलीप ट्रॉफी है, ठीक है। अब देखो आपके एग्जाम में दोस्तों विभिन्न खेलों से संबंधित प्रमुख प्रमुख ट्रॉफी एवं खेल एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, कौन सी शब्दावली किस खेल से संबंधित है, शब्दावली और ट्रॉफी याद करना, ठीक है। क्रिकेट में आ जाती है दिलीप ट्रॉफी है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, ये क्रिकेट से संबंधित है। फुटबॉल में आता है आपका डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, फीफा वर्ल्ड कप, फीफा नाम सुना, फीफा और फीबा, फीफा और दोस्तों फीबा, ये याद रखना है, फुटबॉल से संबंधित है। बैडमिंटन में आता है आपका थॉमस कप, उपेर कप बहुत पूछा जाता है, और सुधरीमन कप। हॉकी में रंगास्वामी ट्रॉफी, बैटन कप, आगा खान कप और मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, क्योंकि मेजर ध्यानचंद थे ये हॉकी के जादूगर भी नहीं कहते थे, तो ध्यानचंद ट्रॉफी दोस्तों इन्हीं के नाम से होगी, हॉकी में होगी, ठीक है। सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित है? भाई स्काई, नाम तो पता ही है ना, किससे संबंधित है? स्काई। सूर्य कुमार यादव यानी कि क्रिकेट। कहाँ भैया क्रिकेट? ऑप्शन नंबर बी में। सूर्य कुमार यादव किसके प्लेयर हैं भाई? क्रिकेट के खेलते हैं ये। वर्तमान में सूर्य कुमार यादव ने भारत की क्रिकेट टीम 20 के दोस्तों ये कप्तान भी हैं, और इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में दोस्तों सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस टीम में दोस्तों खेले थे। टेनिस कोर्ट की लंबाई क्या होती है? तो दोस्तों 78 फीट होती है। टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 78 फीट होती है। टेनिस कोर्ट की लंबाई 78 फीट। टेनिस कोर्ट की चौड़ाई 27 फीट, ये देखो मीटर में ये लिखी हुई है आपकी, ठीक है। डबल्स मैचों के लिए टेनिस कोर्ट की चौड़ाई है वो 36 फीट होती है। क्लियर है? आगे चलते अपने अगले पॉइंट की ओर। थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़ा सा फास्ट देखेंगे क्योंकि क्लास लगभग हमारी 1 घंटे से ज़्यादा हो चुकी है। लॉन टेनिस की जो प्रसिद्ध प्रतियोगिताएं हैं, जैसे आपका विंबलडन है, यूएस ओपन है, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन में दोस्तों ये प्रतियोगिताएं होती हैं। स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो ये दोस्तों आपका लखनऊ में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। भारत के पहले राष्ट्रीय खेल वर्ष 1940 को मुंबई में आयोजित किए गए थे, और 1948 में स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार राष्ट्रीय खेल लखनऊ में आयोजित हुआ। 37वें राष्ट्रीय खेलों की जो मेजबानी है ये दोस्तों गोवा राज्य में हुआ, और 38वां जो है दोस्तों ये खेल 2025 के उत्तराखंड में होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अपने, वर्ष 2022 में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया था? ये दोस्तों उत्तराखंड में नरेंद्र मोदी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। 2022 में गुजरात में आयोजित, सॉरी ये आपका गुजरात में था, उत्तराखंड में नहीं, सॉरी, गुजरात में आयोजित 36वां खेल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था, और 36वें राष्ट्रीय खेलों में 61 स्वर्ण पदक, वो 38वां था, और 36वां राष्ट्रीय खेल 61 स्वर्ण पदक और 35 रजत पदक और 32 कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ टीम की दोस्तों प्रथम स्थान पर रही। 36वें राष्ट्रीय खेल का जो शुभंकर था वो था सावज। निम्नलिखित में से किस देश ने 2022 में तीसरी नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप T20 चैंपियनशिप जीती? तो दोस्तों वो भारत ने जीती थी, ऑप्शन नंबर बी। भारत ने फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर तीसरी बार दृष्टिबाधित T20 विश्व कप ट्रॉफी का अपने नाम की, और इससे पहले भारत ने 2012-2017 के दोस्तों खिताब भी अपने नाम किए थे। बास्केटबॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बास्केटबॉल की प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ियों से बनी होती है, इसमें किसी भी समय केवल 7 को ही कोर्ट में जाने की अनुमति होती है। क्या ये ऑप्शन सही है? भाई बाकी के ऑप्शन पे चलते हैं। भाई प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ियों से बनी होती है, जिसमें किसी भी समय केवल 4 ही कोर्ट में जाने की अनुमति है। कि प्रत्येक टीम में भाई 12 खिलाड़ी होते हैं, और जिनमें से किसी भी समय केवल 5 को, यानी कि आने का मतलब है 5 ही जाते हैं, और इसीलिए दोस्तों बास्केटबॉल में 5 ही खिलाड़ी खेलते हैं।
ठीक है। बास्केटबॉल में कोर्ट पर दोनों टीमों में 5-5 खिलाड़ी होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन ये फीबा के अनुसार बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई 28 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर होती है, क्योंकि बास्केटबॉल का जो आकार है वो कैसा होता है, आयताकार होता है। खिलाड़ियों और संबंधित खेल का निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, हमसे पूछा कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों वो कौन सा नहीं है, तो ये भावना पटेल है जो कि पैरा शूटिंग से ये संबंधित नहीं है। बाकी निषाद कुमार डिस्कस थ्रो, पैरा बैडमिंटन ये बिल्कुल सही है, लेकिन भावना पटेल नहीं है। क्यों? क्योंकि भावना पटेल टोक्यो ओलंपिक 2020 में पैरा टेबल टेनिस खेल में इन्होंने रजत पदक जीता था। भावना पटेल ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता और एल वाई सुहास ने पेरिस ओलंपिक 2024 में बैडमिंटन में रजत पदक जीता था। बेल्जियम ने पुरुषों को अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन हॉकी FIH 2018 विश्व कप जीता, जो कहाँ पर आयोजित किया गया था, भारत में ही आयोजित किया गया था। पुरुषों का अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन हॉकी 2018 की मेजबानी भारत ने की और इस विश्व कप का फाइनल मैच बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में हुआ, जिसका विजेता बेल्जियम रहा था। अगला पॉइंट है कि भारत ने केवल एक बार वर्ष 1975 में हॉकी में दोस्तों इन्होंने विश्व कप जीता था। क्लियर है? चलिएगा आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर है, तो वो है दोस्तों मोगा। मोगा है ऑप्शन नंबर सी। 37वें राष्ट्रीय खेल 26 अक्टूबर को 9 नवंबर से 2023 तक गोवा में आयोजित हुए थे, जिसका शुभंकर मोगा था। मोगा जो ये एक वन भैंसा को बनाया गया था। 37वां राष्ट्रीय खेल आदर्श बाग था, इसका द गेट सेट गोवा। और 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड, 38वां उत्तराखंड में है, 36वां आपका गुजरात में, जो कि नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था 36वें का। 36वां कहाँ पर दोस्तों, गुजरात में है। ठीक है, याद रख लेना, 36वां गुजरात है और 37वां आपका कहाँ पर है, 37वां आपका गोवा है, 37वां गोवा है और 38वां आपका उत्तराखंड है। 38वां उत्तराखंड है। ठीक है, 28 जनवरी से 14 जनवरी। ठीक है, मूनाल इसका शुभंकर था। याद रखना, कन्फ्यूजन मत होना। ठीक है, क्रिकेटर में लेफ्ट आर्म और लेग स्पिन किस रूप में जाना जाता है, जिसको चाइना मैन बॉल, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी। चाइना मैन गेंदबाजी का लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स स्पिन या लेफ्ट आर्म स्पिन भी कहते हैं और कुलदीप यादव टीम इंडिया का एकमात्र चाइना मैन गेंदबाज था, इसलिए कुलदीप यादव को चाइना मैन भी कहा जाता है। साफ चैंपियनशिप 2023 में आयोजन मेजबानी किस शहर ने की थी, तो वो बेंगलोर ने की थी। 2023 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ में मेजबानी बेंगलोर कर्नाटक ने की थी और इस चैंपियनशिप में भारत ने फाइनल मुकाबले में पेनल्टी शूटआउट के द्वारा कुवैत को हराकर 9वीं बार खिताब अपने नाम किया। साफ की स्थापना याद रखना 1997 में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल और मालदीव ने मिलकर की थी। मुख्यालय इसका ढाका बांग्लादेश, आपको पता ही है। मिंटोनेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये वॉलीबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। वॉलीबॉल का दोस्तों जो पुराना नाम था वो था मिंटोनेंट, इसीलिए दोस्तों मिंटोनेंट इसी को कहते हैं। और वॉलीबॉल जो है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। भारत का तो पता ही है हॉकी है और इंग्लैंड का क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया का भी क्रिकेट है। आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में दोस्तों 6 खिलाड़ी होते हैं, सबको ही पता है। और वॉलीबॉल की जो उत्पत्ति है दोस्तों अमेरिका से मानी जाती है। एक पारंपरिक खेल है दोस्तों यूवी लकपी, यह किस राज्य में मनाया जाता है, या किस राज्य में खेला जाता है, तो ये दोस्तों मणिपुर का है। ठीक है, यूवी लकपी है, ये मणिपुर का है। आधुनिक रग्बी खेल, रग्बी फुटबॉल में दोस्तों आपके 15 खिलाड़ी होते हैं, सबसे ज़्यादा इसी में होते हैं। रग्बी खेल जो है सब संबंधित यूवी लकपी पारंपरिक खेल मणिपुर राज्य से संबंधित है। और मणिपुर राज्य के दोस्तों अन्य पारंपरिक खेल आ जाते हैं, जैसे आपका सांगोल कांजगेई है और इसको मणिपुरी पोलो कहते हैं। ह्यांग तन्नवा या नाबदौड़ इसको बोलते हैं, मणिपुरी कुश्ती मुकना, ये अपनी उसकी भाषा की बात कर रहा हूँ, ये उस भाषा में बोला जाता है ना। थांगटा सरित सर की, ये मणिपुरी की मार्शल आर्ट्स हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बिलियर्ड्स से संबंधित है, जो बिलियर्ड खेलता है, तो वो गीत सेठी है। गीत सेठी हैं, ये बिलियर्ड्स प्लेयर हैं। गीत सेठी ने 1982 में भारतीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन्होंने दोस्तों जीती थी। और गीता श्री राम चेट्टी को 1986 में भारत सरकार के द्वारा पद्म श्री पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है। और गीत सेठी को 1992 से 93 के लिए भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी सम्मानित मिला है और 1986 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा, फुटबॉल 2027 एशियाई कप की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, एग्जाम में आने का चांसेस रहेगा इस बार भी। सऊदी अरब है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वर्ष 2027 का एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा और यह AFC एशियन कप की स्थापना 1956 में हुई थी। इस प्रतियोगिता में एशियाई फुटबॉल परिसंघ के द्वारा इसको आयोजित किया जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की दोस्तों मेजबानी की थी, तो वो है दोस्तों आपका
कर्नाटक है, हरियाणा है, तेलंगाना या असम? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा हरियाणा है, ऑप्शन नंबर बी। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन 4 जून से 13 जून 2022 के दौरान हरियाणा में आयोजित किया गया। इस खेल का शुभंकर था दोस्तों काला हिरण और विजय बाघ था, जो हरियाणा के शुभंकर का नाम धाकड़ था। इसके अंतर्गत 5 पारंपरिक खेल गतका, कलारीपट्टू, थांगटा, मलखंब, योगासन भी दोस्तों इसमें शामिल हैं। ध्यातव्य यह है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण 19 जनवरी से 31 जनवरी 2020 तक तमिलनाडु के 4 शहर चेन्नई, त्रिची, मदुरई, कोयम्बटूर में आयोजित किया गया। यह पहली बार था कि जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स दक्षिण भारत में आयोजित किया गया, और इसके बाद तमिलनाडु के पारंपरिक खेल सिलंबम को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पहली बार डेमो खेल के रूप में पेश किया। आज का दोस्तों हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, वो है प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये दोस्तों आपका शतरंज से संबंधित है। प्यादे का संबंध शतरंज खेल से है, क्योंकि विश्व शतरंज दिवस प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखना, शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की स्थापना वर्ष 1924 में पेरिस में हुई थी। यह एक प्राचीन खेल है जिसकी स्थापना भारत में 6वीं से 7वीं शताब्दी के दौरान चतुरंग खेल के रूप में हुई थी। क्योंकि शतरंज के बोर्ड में दोस्तों आपके टोटल 64 वर्ग होते हैं, जो ब्लैक और व्हाइट होते हैं। अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF की स्थापना 1951 में हुई थी। तो दोस्तों ये थे हमारे 200 तक के प्रश्न, जो कि हमने आप लोगों से इस लगभग 1 घंटे प्लस की क्लास में दोस्तों हमने आपसे 100 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और भाई सच सच बताना कमेंट करके कि जो मैंने आपको 100 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराए हैं, उनमें से आपको लगभग तो क्वेश्चन याद हो ही गए होंगे। कुछ ही क्वेश्चन होंगे जो आपको शायद याद ना हुए हों, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से ज़रूर बेनिफिट मिला होगा। आपके कानों में कुछ ना कुछ तो आवाज़ गई होगी, कुछ ना कुछ चीज़ें आपने सीखी हैं, और कुछ ना कुछ तो चीज़ें आपको याद तो 100% हुई होंगी। बहुत कुछ आपने सीखा आज के इस वीडियो में, और जो भी बंदा इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक रहा है ना, समझ लो कि आपने आज की इस वीडियो में बहुत कुछ जानकारी हासिल की, बहुत सारी चीज़ों का आपका रिवीजन होगा। और इस वीडियो को भी 2 गुनी स्पीड में एक बार फिर से देख लेना। 1 घंटे की क्लास है, 2 गुनी, 2.5 गुनी, 1.5 गुनी स्पीड में देख लेना। बस आपके कानों तक आवाज़ जानी चाहिए, और इसका मन ही मन आपको रिवीजन करना है। आपको भाई ये वीडियो में जितने भी PYQ क्वेश्चन है वो सब कुछ याद करा देंगे। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, 200 तक के प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। 1-2 वीडियो और आने वाली हैं 100-100 क्वेश्चन की, इसके बाद ये बुक ही कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। 200 तक का कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में 201 से लेकर 300 तक के प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 200 तक के प्रश्न जो कि हमने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। तो आज के वीडियो कैसा लगा, चीज़ें आपको कैसी रही, ट्रिक कैसी लगी, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप अब किस टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। समय रहते आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।